Hello everyone, I'm Dr. Hamid Khan, Team Director Pathais Academy, and here we are going to discuss our UPSC questions from governance that belongs to paper 2, general studies paper 2, and obviously I'm going to start with 2013 onwards. So because यहाँ से syllabus आपका change हुआ था और फिर इसके बाद से लगातार governance के questions आते रहे. So definitely it is going to help you in public administration also, and some questions from political science also, and some questions from ethics also, and some questions from justice also, right? So ऐसे आपको help मिलेगी and definitely बहुत important है. So आप मेरे साथ देखते चलें कि questions कैसे आ रहे हैं. Governance में 13 में question आया हुआ है. Pressure groups politics is sometimes seen as the informal phase of politics. With regards to the above, assess the structure and functioning of pressure group. So आप देखोगे कि pressure group का basically analysis करने बोला है, and 200 words 10 marks में पूछा गया question है. So pressure group politics की बात हो रही है, obviously बहुत important है. Whenever you talk about this pressure group, that means हम इसे 2-3 एंगल से देख सकते हैं. एक हम pressure group के नाम से जानते हैं, एक हम इंटरेस्ट ग्रुप के नाम से जानते हैं, और एक हम एनजीओ के नाम से जानते हैं, दूसरा हम सिविल सोसाइटी के नाम से जानते हैं. ऐसे कई सारे टाइटल्स हैं. सो बेसिकली ये एक रजिस्टर्ड बॉडी है. दीज पीपल आर नॉट रजिस्टर्ड. प्रेशर ग्रुप्स आर जनरली इन ब्रॉडर सेंस लाइक एक बड़े रिवोल्यूशनरी ग्रुप को हम कह सकते हैं, जैसे अखिल भारतीय किसान आंदोलन इज़ अ काइंड ऑफ प्रेशर ग्रुप. जब आप इंटरेस्ट ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें CII, देन फिक्की की हम बात कर सकते हैं, देन एसोचेम की बात कर सकते हैं. ये सब क्या हैं? ये सब रजिस्टर्ड बॉडी हैं जिनको हम इंटरेस्ट ग्रुप के तौर पर देख सकते हैं. सो दोनों में एक डिफरेंस है. प्रेशर ग्रुप मास लेवल पर आप देखोगे इसके मेंबर्स कौन हैं ये पता करना मुश्किल होगा, बड़ा ग्रुप होता है. एंड इंटरेस्ट ग्रुप ऑब्वियसली दे हैव क्लियर कट डायरेक्शंस फॉर द मेंबरशिप, और आप इनके चेयरपर्सन मेंबर्स सबको जानते होंगे. लगभग इस तरह का होता है. गवर्नमेंट डायरेक्ट इनसे बातचीत करती है. गवर्नमेंट यूज टू टेक सजेशंस फ्रॉम इंटरेस्ट ग्रुप आल्सो. आई मीन फिक्की, एसोचेम, इन सब के साथ बजट के पहले FM की मीटिंग होती है तो उनके साथ बैठा करते हैं. सो बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स इज समटाइम्स सीन एज द इनफॉर्मल फेस ऑफ पॉलिटिक्स. सो कैन वी से दैट दे आर इनफॉर्मली इंगेज्ड. आपने जैसे इंडियन ट्रेड यूनियन की बात सुनी होगी, ठीक है ना? मतलब ट्रेड यूनियंस आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रेशर ग्रुप्स. सो कई बार पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अपना इस तरह से ग्रुप बना कर रखती हैं. ट्रेड यूनियंस में आप देखेंगे या मजदूर यूनियन में भी आप देखेंगे. सो दे बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी. So I mean since they belongs to a political party and it has been established by some political party, so directly indirectly political activities are involved there. तो आप देखेंगे कि इनफॉर्मल फेज बोला है बिकॉज ऑफिशियली वो पार्टी नहीं है बट पार्टी के लोग हैं. पार्टी ने कहे लाइक स्टूडेंट पॉलिटिक्स में अभी आप देखते हैं जैसे DU के इलेक्शंस होते हैं या दिल्ली में किसी भी कॉलेज में छात्र संघ का जो चुनाव होता है तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट आपको दिखाई देता है. कुछ जगह पर ऑफिशियली पॉलिटिकल पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जैसे पंचायती राज में आप देखोगे. सो ऑफिशियली पॉलिटिकल पार्टीज़ कैन नॉट गेट इन्वॉल्व देयर, बट अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह में ये सब इन्वॉल्व होते हैं. सो उनको बोला कि विथ रिगार्ड टू दी अबव एसेस दी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ. सो इनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आपको ये एग्जाम्पल्स क्रिएट करने पड़ेंगे. जैसे अभी किसान आंदोलन हुआ है ना लंबे समय तक, तो वो भी ठीक है, उसे किसी पॉलिटिकल पार्टी का डायरेक्ट बैकअप नहीं था. बाद में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भी अन्य पार्टियों ने उन्हें बैकअप दिया, बट वो किसी पार्टी के नहीं थे. लेकिन आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल डिसीजंस को चेंज करते हैं, देश में पॉलिसीज़ को इम्पैक्ट करते हैं. पॉलिसी मेकिंग एक चैप्टर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा जाता है, डायरेक्टली GS में कहीं पर नहीं है, बट पॉलिसी मेकिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जनरल स्टडीज़. आपको पढ़ना चाहिए उसके बारे में. पॉलिसी मेकिंग एक बड़ा टॉपिक है जिसमें देश के लेवल पर काम होता है, स्टेट उसमें काम करता है, आई मीन देश काम करता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लेकर काम करती है. और पॉलिसी मेकिंग इज़ नॉट एन ईजी जॉब. जैसे अभी आप देख पा रहे हो UCC को लेकर बातचीत हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बातचीत हो रही है.
तो बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, है ना, रिलीजियस ग्रुप्स, ऐसे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें। तो ये भी काइंड ऑफ एक इनफॉर्मल एंगल है पॉलिटिक्स का। सो पॉलिटिक्स इज़ द बिहेवियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड पॉलिटिशियंस। सो पॉलिटिक्स कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट है, इट्स अ बिहेवियर बेसिकली। और पॉलिटिकल साइंस में आप थेरीज़ को पढ़ते हैं तो वहाँ से ये चीज़ें रिलेट होती हैं। तो उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शनिंग के बारे में बताना है कि वो फंक्शन कैसे करते हैं। कई बार आप देखोगे कि बहुत नेगेटिव फंक्शनिंग में भी आपको ये लोग दिखाई देते हैं। दैट मीन्स कई जगह पर नेगेटिवली, लाइक गाड़ियों को आग लगा देना, आंदोलन हो रहा है ना, सो लॉ एंड ऑर्डर ये हाथ में ले लेंगे, ये भी एक ड्रॉबैक है उनका। कई बार प्रॉपर ऑफिशियल एप्लीकेशन देकर ये काम करते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं कि हम आंदोलन में बैठ रहे हैं, तो वहाँ से आपको पता होता है कि कौन से लोग हैं और कहाँ बैठ रहे हैं। सो आपको बताना पड़ेगा कि इनका इम्पैक्ट क्या है पॉलिसी मेकिंग में या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में किस तरह का इम्पैक्ट है। तो कुछ फेलियर, कुछ सक्सेस, दोनों तरह के एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। आंसर्स में, यूपीएससी के आंसर्स में डायरेक्टली हमें पर्सन का नाम लिखने से बचना चाहिए। यू कैन राइट नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स, आप लिख सकते हैं डायरेक्टली। क्रिटिसिज्म से पहले आपको सोचना होगा कि जो आप पॉइंट्स लिख रहे हैं वो जायज़ हैं या नहीं, तो ये ज़रूर आप ध्यान में रखें। और पहले से एक बैकग्राउंड तैयार किया जा सकता है। तो गवर्नेंस या इंडियन पॉलिटी जब आप पढ़ते हैं तो डायरेक्टली इसका रिलेशन वहाँ पर आपको दिखाई देता है। और पॉलिटी में आप पढ़ के आ रहे हैं, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल सिनारियो आप पढ़ के आ रहे हैं। प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स भी कहा जाता है इसको, उनको भी आप पढ़ कर आते हैं। फिर गवर्नेंस में आपसे पूछा जा रहा है कि इसे कैसे हैंडल करना है। इस क्वेश्चन को आप पॉलिटी में ले सकते हैं, गवर्नेंस में भी ले सकते हैं, राइट। सो बेसिकली अक्सर मैंने क्लास में दोनों के बीच में ही डिस्कस किया है इसको, पॉलिटी और गवर्नेंस में। सो आप देखेंगे कि गवर्नेंस में बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या है, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन को क्या झेलना पड़ता है, राइट्स हैंडल करना पड़ता है। कहीं पर आप देखोगे और भी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आते हैं, जैसे रोड का ब्लॉक हो जाना, ट्रैफिक जाम हो जाना, या फिर कहीं पर कुछ लोगों को डराना धमकाना जैसा सिस्टम भी होता है इस तरह के ग्रुप से। तो कई बार दुकान बंद या हम बंद वगैरह की बात करते हैं, हालांकि आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम देता है, लेकिन वो ज़बरदस्ती बंद का सपोर्ट वहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। कई बार आप देखते हैं ना कि बंद करवाया जा रहा है तो बंद का आह्वान करते हैं लोग। सो ठीक है, कोई आइडियोलॉजी को आप सपोर्ट कर रहे हैं तो बंद कर सकते हैं, लेकिन वो वायलेंस के बेस पर नहीं होना चाहिए, पॉलिसीज़ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सो आप देख पाते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांसफ़र सिस्टम फॉर द वेलफेयर स्कीम्स is an ambitious project to minimize corruption, eliminate wastage and facilitate reforms. So 3-4 टर्म इस्तेमाल किया है। करप्शन एक टर्म है, एलिमिनेट वेस्टेज दूसरा टर्म है, फैसिलिटेट रिफॉर्म्स एक तीसरा टर्म है, ठीक है ना। सो फोकस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांसफ़र सिस्टम। अब ये सभी जगह के लिए, इसे आप चाहें तो ई गवर्नेंस में जोड़ कर देख सकते हैं, क्लियर है। अब इसे चाहें तो आप एथिक्स में जोड़कर देख सकते हैं, इसे चाहें तो आप करप्शन से बचने का तरीका ढूंढ सकते हैं, इसे चाहें तो इंडियन इकोनॉमी का पार्ट हो सकता है, राइट, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का पार्ट हो सकता है। तो ये सभी जगह कॉमन टॉपिक्स हैं। आई मीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो करप्शन कम करना है, एलिमिनेट करना है वेस्टेजेस को, एंड फैसिलिटेट करना है रिफॉर्म्स को। सो व्हाट काइंड ऑफ रिफॉर्म्स, अभी जो मैनुअल वर्क होता है वो चेंज होना चाहिए। रिफॉर्म्स की जब भी हम बात करते हैं, सो ध्यान रखिएगा, रिफॉर्म हम 3 लेयर्स पर बात करते हैं। स्ट्रक्चर पर हम रिफॉर्म की बात करते हैं, देन वी शुड टॉक अबाउट प्रिंसिपल्स एंड देन बिहेवियर, राइट। सो ये 3 जगह मेजर रिफॉर्म्स हम करते हैं, स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल एंड बिहेवियर। तो बिहेवियर अपने आप चेंज हो जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर्मल बिहेवियर। सो जब आपके प्रिंसिपल्स, काम करने के तरीके चेंज होंगे तो बिहेवियर आपका चेंज होगा। स्ट्रक्चर में चेंज लाना पड़ेगा बिकॉज अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया, ई गवर्नेंस का इन्वॉल्वमेंट हो गया, राइट। सो बेसिकली कैश ट्रांसफ़र की जब हम बात करते हैं, या तो हम बोला क्या गया है, वेलफेयर स्कीम की बात बोला है, तो आप इसे फोकस करें। आई मीन फोकस आपको ढूंढना है तो ओनली यू कैन टॉक अबाउट वेलफेयर स्कीम्स ओनली, राइट। सो वेलफेयर स्कीम्स में जो भी पैसा आ रहा है, जिसको आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी कहते हैं, डीबीटी स्कीम भी कहा जाता है, उस पर भी अलग से क्वेश्चन आया हुआ है।
सो आप देखोगे मनरेगा में सबसे पहले सोशल ऑडिट किया गया था 2006 में, और वहाँ पर आप देखेंगे कुछ इकोनॉमिस्ट और एनजीओज़ इस तरह के सारे लोग वहाँ पर गए थे, और उन्होंने जीन ड्रा एक इकोनॉमिस्ट हैं फेमस, बेला भाटिया उनकी वाइफ हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। सो इंडिया में ये बड़े फेमस नाम हैं, आप उनको गूगल करेंगे तो यू विल फाइंड उनकी फ़ोटोग्राफ्स और ये सब आपको दिख जाएंगे। सो उन्होंने सबसे पहले सोशल ऑडिट किया था। सोशल ऑडिट मनरेगा से हमारे देश में स्टार्ट होता है। हालांकि राजस्थान के उस गांव के लोगों ने काफ़ी नाराज़गी में इनसे व्यवहार किया, लेकिन फाइनली इन्हें पता चला कि फॉल्स कहाँ पर हैं, फॉल्ट्स कहाँ पर हैं। देन दे फाइंड कि जो मास्टर रोल होता है उसमें फ़र्जी साइन करके पैसे लिए गए हैं और गलत तरीके से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो मनरेगा में करप्शन का पता लगा। देन दे सजेस्टेड कि ये पैसे पोस्ट ऑफिस से मिलने चाहिए, पोस्ट ऑफिस के अकाउंट से या फिर बैंक अकाउंट से। तो आप देखेंगे अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं। सो इसका बैकवर्ड लिंकेज क्या हुआ कि हमने जनधन खाता खोला, वो जनधन खाता डायरेक्ट किसी को लिंक करेगा, मतलब पेमेंट वहाँ से जाएगा। गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं, जैसे सब्सिडी है, गैस की सब्सिडी, उसका पेमेंट आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तौर पर मिलेगा। या फिर कोई अभी जैसे कोविड के दौरान मज़दूरों को एडिशनल पैसा दिया गया गवर्नमेंट की ओर से, सपोर्ट 2000-4000 ऐसे ट्रांसफ़र किए गए। तो वो क्या हुआ, आपने जनधन खाता खोला, अब अचानक आपको सब्सिडी देनी पड़ गई, अचानक पैसा, तो वो पैसा यहाँ से ट्रांसफ़र होकर जनधन खाते में चला गया। सो इट मीन्स क्या हुआ कि कोई आपने काम करके रखा, उसका बेनिफिट किसी और स्कीम में आपको मिल रहा है। ओके, सो इस सेंस में आप देखोगे कि ऑब्वियसली करप्शन पर कंट्रोल हम कुछ हद तक कर पाएँ डेफिनेटली, क्योंकि अब आपको अपना पैसा लेने के लिए किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नो मिडिल मैन्स आर देयर, राइट। नहीं तो एक ज़माना था जब लोग अपने ही पैसे के लिए बहुत परेशान होते थे। हालांकि आज भी कहीं कहीं पर ऐसा है, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कंप्लेन करते हैं कि साहब हम अपने पीएफ का पैसा निकालने गए तो बाबू को हमको चाय नाश्ता कराना पड़ता है। तो ये जो चाय नाश्ता वाला जो सिस्टम है, अंडर टेबल सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं करप्शन को बढ़ावा तो देता है। सो क्यों ना इसे डायरेक्ट कर दिया जाए। बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल्स आज की डेट में ई गवर्नेंस में आ चुके हैं, जहाँ आपको मिडिल मैन की ज़रूरत ख़त्म कर दी गई है। और जहाँ पर लोग खुद ऑनलाइन एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर कुछ फिज़िकल डिलीवरी सिस्टम को रखा गया है। पेपर 4 में आपको पढ़ना है, जहाँ पर सर्विस डिलीवरी सिस्टम को हमें स्ट्रॉन्ग करना है और क्वालिटी सर्विस डिलीवरी सिस्टम हमें तैयार करना है, राइट। सो मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा छत्तीसगढ़ के रायपुर में जिस तरह से एक मितान स्कीम चालू की गई है, जो छत्तीसगढ़ से नहीं है उन्हें मैं समझा दूँ कि आप बर्थ सर्टिफिकेट की बात करें या और भी किसी भी तरह के सर्टिफिकेट की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तैयार करता है। सो आप जैसे ही रिक्वेस्ट करते हैं, एक आपको कॉल नंबर दिया जाता है, उस कॉल नंबर पर जैसे ही रिक्वेस्ट जाती है तो एक मितान मीन्स ये छत्तीसगढ़ी का एक टर्म है, दैट इज़ मेल फ्रेंड को मितान कहा जाता है वहाँ पर छत्तीसगढ़ी में। छत्तीसगढ़ी एक बोली है, वहाँ की रीजनल बोली है और जिसे भाषा में बनाने की बात चल रही है। सो हम उसे भाषा कहते हैं वहाँ पर। तो आप देखोगे कि मितान जो है वो आपके घर पर छोड़ने आता है उस सर्टिफिकेट को बनाकर, राइट। सो ये एक सिस्टम डेवलप हुआ है, कहीं ना कहीं पर बेनिफिट कर रहा है। क्वालिटी सर्विस डिलीवरी की जब हम बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट लिंक करता है वो व्यक्ति। और फिर ऑनलाइन पेमेंट, हर चीज़ का हमने सिस्टम डेवलप कर लिया हर जगह पर। आप चाहे दिल्ली में आप देखो, दिल्ली में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है यू कैन पे ऑनलाइन, फिर आपको अचानक अलर्ट आ जाता है, मोबाइल ऐप है, वाटर का बिल आप पे करते हो। सो अब डायरेक्टली कहीं पर कैश जमा करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी सिस्टम में आप देखोगे गवर्नमेंट साइड से आपको जो आ रहा है पैसा, जो भी रिटर्न आ रहा है, उसका बेनिफिट भी आपको मिल रहा है। तो इस बीच हमने क्या किया, करप्शन रिड्यूस कर दिया, वेस्टेजेस रिड्यूस हो रहे हैं। क्योंकि कभी प्रधानमंत्री ने कहा था, देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से 1 रुपये चलता है तो वो नीचे तक पहुंचते पहुंचते कम हो जाता है ना। सो उनके बोलने का अर्थ यही था कि बीच में बहुत सारे लीकेज हैं, वो पैसा है ना करप्शन के मोड में कई जगह पर शिफ्ट हो जाता है। सो करप्शन तो है देश में, लेकिन हम कैसे उसे धीरे धीरे एलिमिनेट करें विद द हेल्प ऑफ ई गवर्नेंस, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपेरेंसी। सो ये उसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। एंड फैसिलिटेट रिफॉर्म्स, वो रिफॉर्म क्या होगा कि अब हमें मिडिल मैन की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट पैसा आपके अकाउंट में जाएगा। 12th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस पर आप देखेंगे कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, पंचायती राज हैं, उनको डायरेक्ट पैसा देने की बात हो रही। 20,000 करोड़ का उन्होंने कॉर्पस सेट किया था 12th फाइनेंस कमीशन में, और उसके बाद से लगातार फाइनेंस कमीशन जो हैं वो इनको भी डायरेक्ट फंड देने की बात कर रहे हैं। तो
हालांकि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जा रहा है, यहाँ पर हम गवर्नमेंट टू सिटीज़न की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट अपनी स्कीम का पैसा सिटीजन तक कैसे पहुँचाएगी। तो आई होप ये एक छोटे से डिस्कशन में आपको क्लियर होगा कि आंसर में क्या लिखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 13 का ही क्वेश्चन है। दो सिटीजन चार्टर हैव बीन फॉर्मुलेटेड बाय मेनी पब्लिक सर्विस डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशंस। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, सर्विस डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशन। अभी गवर्नमेंट का पूरा फोकस, आई मीन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एवरीबडी इज फोकसिंग ऑन क्वालिटी सर्विस डिलीवरी, यहीं पर फोकस है गवर्नमेंट का, और आप देखेंगे सारे काम उसी डायरेक्शन में हो रहे हैं, राइट। So there is a no corresponding improvement in the level of citizen satisfaction and quality of services being provided. So अब यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो सिटीजन चार्टर हम लेकर आ गए, और दूसरा क्या बोला इन्होंने कि इम्प्रूव नहीं हो रहा है सिटीजन सेटिस्फैक्शन में, और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड, और क्वालिटी सर्विस डिलीवरी नहीं मिल पा रही है। तो सिटीजन चार्टर है, लेकिन नेगेटिव क्या है कि पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड, ओके, एंड नो क्वालिटी सर्विस डिलीवरी। तो ये दो प्रॉब्लम है जिसे आपको एड्रेस करना, क्लियर है। तो अब आपको बताना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, ठीक है। एनालाइज, तो एनालाइज करना है, दैट मीन्स आपको क्या करना है, एनालाइज करना है कि वाई दिस इज हैपनिंग। ये दोनों हमारे अचीवमेंट होने चाहिए थे, ये दोनों हमारे नेगेटिव रिजल्ट्स हैं। दैट मीन्स सिटीजन चार्टर हमने अप्लाई तो कर दिया है, हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड बाई मैनी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका काम सर्विस डिलीवरी का है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें समझनी है, व्हाट इज सिटीजन चार्टर। और मज़े की बात, ये दो जगह आप पढ़ते हैं, एक गवर्नेंस में भी पढ़ते हैं और आप एथिक्स में भी पढ़ते हैं, एंड दिस कैन बी आस्क्ड इन इंटरव्यू ऑल्सो एंड सेम टाइम ऐसे राइटिंग ऑल्सो। तो कई जगह पर सिटीजन चार्टर आपको हेल्प करेगा समझने में। अब देखिए सिटीजन चार्टर बेसिकली क्या है, हिंदी में आप इसको ट्रांसलेट करें, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट मुझे सुन पा रहे हैं, नागरिक घोषणा पत्र कहा जाता है, ओके। दैट मीन्स अनाउंसमेंट फॉर द सिटीजन, एक तरह से ऐसे समझ सकते हो। सो अब तक प्राइवेट कंपनीज अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में लिख कर देती हैं इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, एक्सपायरी डेट क्या है, कहाँ बना, कैसे बना, मार्केटेड बाय, मैन्युफैक्चर्ड बाय, ये सब लिखा रहता है। बट गवर्नमेंट सर्विसेज में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं होती। आपको ये पता है कि इंडियन रेलवे आपको सर्विस दे रही है, दैट मीन्स आप सर्विस ही लेते हो। आप ट्रेन में बैठकर दिल्ली टू जम्मू चले गए, जम्मू से कोलकाता आ गए, लाइक, तो आप क्या कर रहे हो, सर्विस ले रहे हो। और क्या दे रही है सरकार, सरकार आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट तो देती नहीं है। प्रोडक्ट्स पहले बनते थे 91 के पहले, कार भी सरकारी कंपनी बनाती थी, है ना, मारुति। फिर कपड़े भी सोसाइटी से मिलते थे, अभी भी हालांकि गवर्नमेंट स्कीम में शुगर है, देन आपका राइस है, व्हीट है ना, अनाज के जो आइटम है वो सब मिलते हैं। और आप देख पाते हैं कि फेयर प्राइस शॉप जो होती हैं, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वहाँ से आपको प्रोडक्ट भी मिलता है। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सर्विस डिलीवरी। तो सर्विस डिलीवरी में आपके कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और भी तरह के जो ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है ना, तो ये सर्टिफिकेट्स ढेर सारे हो गए। लाइसेंस इशू करना, जैसे आप देखोगे हम बात करें एसएमई का जो सर्टिफिकेट बनता है ना, उद्यम आधार बनता है, उद्यम का रजिस्ट्रेशन होता है। सो आप देखोगे वो भी कैसे मिलेगा, ऑनलाइन मिलना चाहिए। तो सारी चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑनलाइन मिल जाए, क्लियर है, हो भी रहा है। फिर अभी सर्विस डिलीवरी में आप देखोगे कि आप जब एयरपोर्ट में जाते हैं तो क्या है, इट्स ऑल अबाउट सर्विसेज। हालांकि प्राइवेट कंपनीज आपकी फ़्लाइट को लेकर जाती हैं, लेकिन जो एयरपोर्ट का मैनेजमेंट है दैट इज़ बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट के बिहाफ में कोई एजेंसी कर रही होती है, लेकिन सिक्योरिटी चेक गवर्नमेंट का पार्ट है। तो आप जाकर देखोगे तो सीआईएसएफ के साथ एक प्राइवेट एजेंसी भी आजकल काम कर रही है, उनको भी ट्रेन कर दिया गया पूरे इंडिया में, और वो लोग भी आपके आई कार्ड वगैरह को चेक करते हैं। सो वो एजेंसीज़ हैं, उनको धीरे धीरे ट्रेन किया जा रहा है। हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से प्राइवेट एजेंसीज इन काम को संभाल सकती है। तो आप देखोगे धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, हम मशीन्स की ओर जा रहे हैं सर्विस डिलीवरी के लिए। जैसे डीजी यात्रा है ना, एक ऐप है गवर्नमेंट का। तो जब आप एयरपोर्ट्स में जाओगे फ्लाई करने के लिए, तो आपको अपना आधार और अननेसेसरी सारा डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मोबाइल से वो स्कैन करोगे क्यूआर कोड, और सीधे आपका गेट ओपन होगा, आप अंदर चले जाओगे। फिर आपको अंदर जाके बोर्डिंग पास की ज़रूरत है, प्रिंट आउट चाहिए तो लो, अदर उसकी भी ज़रूरत नहीं। उसमें भी आजकल जो टर्मिनल 3 है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में, तो वहाँ पर भी आप देखोगे बैग आप डालो, पर्ची निकालो, बैग में लगाओ और उसको स्कैनर में डाल दो अंदर मशीन्स में, वो ऑटोमेटिक चला जाएगा उस फ्लाइट में जहाँ आप बैठ रहे हैं। सो मैनुअल इंट्रैक्शंस हमने कम करने की कोशिश की है।
और ये सब हम कहाँ से सीख रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में, जैसे सिंगापुर एयरपोर्ट पूरा कंप्लीटली इंटरनेशनली आई मीन आप देखोगे ऑटोमेटिक कर दिया गया है। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट सिटीजन चार्टर। तो इन सभी सर्विसेज में हमारे पास लिखा हुआ क्या है, गवर्नमेंट क्या दे रही है, यू आर गेटिंग दिस मच ऑफ सर्विस, है ना, क्वांटिटी क्वालिटी, उस सर्विस की क्वालिटी कैसे होगी, किस टाइम पर आपको डिलीवर होगा, किस क्वांटिटी में होगा, कौन करेगा, नहीं मिला देन व्हाट, ये कंडीशंस पहले नहीं लिखी होती थी। तो होता क्या है कि 1991 में जॉन मेजर ने ब्रिटेन में इसे इम्प्लीमेंट कर दिया था सिटीजन चार्टर, क्योंकि वो लोग बहुत एडवांस चले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिफॉर्म में। सो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही थेरी आ रही है रिफॉर्म्स के मामले पर, तो वहाँ पर ये थेरी आती है और उन्होंने रिफॉर्म्स के लिए इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। सिंस वी आर डीलिंग विद अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, हम कहते भी हैं जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी है। सो जब हमारी थेरीज में है तो प्रैक्टिकली भी होना चाहिए। तो सिटीजन चार्टर ये हुआ कि गवर्नमेंट की जितनी कंपनीज, एजेंसीज, डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज हैं वो सब अपने अपने सिटीजन चार्टर इशू करेंगे और उन सिटीजन चार्टर में लिखा होगा टर्म्स एंड कंडीशन जो उन्हें फॉलो करना चाहिए गवर्नमेंट को, राइट, गवर्नमेंट एजेंसीज को फॉलो करना चाहिए। आप किसी भी गवर्नमेंट साइट पर जाएं और देखें तो सिटीजन चार्टर का एक बटन आपको दिखाई देगा। आप उसको जैसे मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर, मान लो हम किसी मिनिस्ट्री को विजिट करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की बात करें हम, तो ये साइट खुल गई और यहाँ पर हम लोग ये देखिए सिटीज़न कॉर्नर, आई होप यहाँ पर होना चाहिए, यस, आपको आई होप दिख रहा है सिटीजन चार्टर। तो इस तरह से सभी मंत्रालय में इसे कंपलसरी कर दिया गया इंडिया में, और इस तरह की चीज़ें आप देख पा रहे हैं सिटीजन कॉर्नर में कि सिटीजन चार्टर लागू कर दिया गया सभी जगह पर। यदि इसको खोलें तो पीडीएफ इनका ओपन हो जाएगा और इस तरह से इनका अपना पीडीएफ आपको दिखना शुरू हो जाएगा और आप देख पा रहे हैं सिटीजन चार्टर। सो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस टॉपिक बिलोंग्स टू पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी में आप इसको पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। अब देखिए इसमें विज़न और मिशन होगा ही, ऑब्जेक्टिव भी होगा। प्रैक्टिकली आप जब थ्योरी में पढ़ेंगे सिटीजन चार्टर को तो ये सब एलिमेंट्स पढ़ेंगे कि हाँ ये एलिमेंट्स हैं हमारे विज़न, मिशन, ये सब एलिमेंट्स हैं सिटीजन चार्टर के, राइट। तो सिटीजन चार्टर क्या हुआ कि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी अपनी ओर से डिक्लेरेशन देती है कि हम क्या सर्विस दे रहे हैं, किस कीमत पर दे रहे हैं, है ना, और कैसे दे रहे हैं, नहीं मिलेगा देन व्हाट। तो अभी भी सिटीजन चार्टर का एक ही ड्रॉबैक है कि इसे एनफोर्सेबल नहीं किया है, एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स नहीं है, आप इसके फुलफिल नहीं होने पर इनको कोर्ट में नहीं घसीट सकते, ठीक है ना। लेकिन इसे मोटिवेशन के थ्रू इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की गई ताकि गवर्नमेंट एजेंसीज मोटिवेट होकर इसे इम्प्लीमेंट कर लें। अब ये जब 91 में ब्रिटेन में इसे इम्प्लीमेंट किया, देन हमारे देश में 96 में मीटिंग होती है, प्राइम मिनिस्टर मीटिंग लेते हैं न्यू दिल्ली में और सारे स्टेट्स के सीएम आते हैं। सो 91 क्रॉस कर ही चुके थे। अब देखो ये 91 मैं हर चीज़ लिंक कर रहा हूँ सो दैट आपको पता लगे कि आपको पढ़ना कैसे। अब 91 क्या है, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप पढ़ते हो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। सो वहाँ से आपको पता होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल क्या क्या चेंज किया गया, राइट। वहाँ से हमारी इकोनॉमी में किस तरह के चेंजेस लाए गए, इकोनॉमिक सिस्टम हमारा कैसे बदला और उसके बेसिस पर हमें अपना बिहेवियर कैसे चेंज करना था। अपना मीन्स जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्हें क्या चेंज लाना था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में किस तरह के चेंज की डिमांड की गई। तो ये वो सिटीजन चार्टर था जो 1997 में हमारे देश में इम्प्लीमेंट हुआ। इंडियन रेलवे एंड पोस्टल डिपार्टमेंट में सबसे पहली बार सिटीजन चार्टर को लाया गया और 13 तक आते आते डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अनाउंस किया कि सभी दिस इज़ कंपलसरी फॉर एवरी मिनिस्ट्रीज एंड एवरी डिपार्टमेंट। तो सभी जगह पर आप देखोगे इस तरह के सिटीजन चार्टर अप्लाई कर दिए गए। To make India a global leader in food processing and provide safe, hygienic, nutritious and quality processed food items for domestic and export markets, ये इनका विजन है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की, राइट। देन मिशन के बारे में बात करें, टू अचीव हायर लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड इनहेंस्ड शेयर इन ग्लोबल ट्रेड थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन एंड पार्टनरशिप। देन ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट। फिर आप देखोगे की सर्विसेज ये क्या क्या देते हैं, फिर इनके स्टेक होल्डर्स कौन कौन हैं, इनके साथ कौन कौन होते हैं। सो आप देखोगे ये सब आप पढ़ोगे, है ना। प्रोमोटर्स ऑफ मेगा फूड पार्क्स, कोल्ड चेन्स, ये सब आपके एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, जीएस में भी पूछा जाता है फूड प्रोसेसिंग के बारे में।
और पूरा डिटेल इनको देना है कि ये क्या क्या काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देखोगे हर डिपार्टमेंट, हर मिनिस्ट्री का आपको डिटेल मिलेगा और ये करते क्या हैं उनका पूरा कंप्लीट डिटेल होगा। सो ये एक तरीका है आपके पढ़ने का। वापस मैं स्लाइड्स पर चलता हूँ और जहाँ पर हम लोग बातचीत कर रहे थे क्वेश्चंस के बारे में। सो आप देख पाएंगे कि अभी क्वेश्चन में हमने देखा कि जब किसी भी टॉपिक के बारे में पूछा जा रहा है तो उस टॉपिक पर आपका फोकस कितना है ये आपको समझने की ज़रूरत है। क्लियर है? सो दो चीज़ों पर बात किया हमने कि कस्टमर्स आर नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, नॉट सेटिस्फाइड एंड नो क्वालिटी सर्विस डिलीवरी। तो इसके बारे में आपको बातचीत करनी है कि प्रॉमिस करने के बावजूद भी ये एजेंसीज क्वालिटी सर्विस नहीं डिलीवर कर पा रही हैं। देन वाई, ठीक है, वाई का आंसर देना है क्योंकि एनालाइज करने के लिए बोला गया है। तो अब आपको यहाँ पर प्रॉब्लम बताना है। मैंने तो अभी आपको सिरियन चार्टर समझा दिया, हमारे देश में इम्प्लीमेंट भी हो गया, बट वाई दे आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट दैट सिरियन चार्टर एंड वाई कस्टमर्स आर नॉट सेटिस्फाइड। तो ध्यान रखिएगा ये जो सिटीज़न है, ठीक है, ये सिटीज़न चार्टर ही है, लेकिन 1991 के बाद ये हमारा सिटीज़न किस में कन्वर्ट हो गया है, ये हमारे कस्टमर में कन्वर्ट हो गया है। सो कस्टमर मीन्स मार्केट ओरिएंटेशन से हम एक सिटीज़न को डील करने की कोशिश करते हैं और जिस लेवल पर आपको चाहे एयरटेल का नाम लें, टाटा का नाम लें या फिर बहुत सारी कंपनीज़ हैं, राइट, तो रिलायंस का नाम लें, वो आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन देती हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज उनके साथ होती हैं, बट ऐसा गवर्नमेंट में कम होता है। लेकिन फ़िलहाल कई सारे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। ये 13 की बात है, ऑलमोस्ट 10 ईयर पुराना क्वेश्चन है, तो 10 साल पहले अलग कंडीशन थी और अभी कंडीशंस बदल गई हैं। सो मान लो आज के ही कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन आ जाए, तब आपको डिफेंड भी करना पड़ेगा कि नो, कुछ जगह पर बढ़िया काम हो रहा है एंड कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड ऑल्सो, ठीक है। तो कई जगह पर आपको ठीक भी लगता है, वो काम सही भी हो रहा है। आप जैसे डीजी यात्रा की बात करें, डीजी लॉकर की बात करें, आधार वेरिफिकेशन की बात करें, पासपोर्ट बनाने की बात करें, तो आप देखेंगे इन सभी सर्विसेज में फास्ट सिस्टम अप्लाई कर दिया गया है। अब उतना ये सिस्टम आपको रेजिस्ट नहीं करता, हेसल फ्री है, फटाफट काम हो रहा है, फटाफट आप लॉगिन करते हैं, फटाफट आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। सो 10 साल में चीज़ें बदली तो हैं डेफिनेटली, तो उस कंटेक्स्ट में आपको आंसर देना है। आगे चलता हूँ मैं। नाउ अगेन ये क्वेश्चन 13 का ही है। अ नेशनल लोकपाल हावेवर स्ट्रॉन्ग, तो बोला क्या, स्ट्रॉन्ग बोला, और क्वेश्चन किस पर है, लोकपाल पर है, ठीक है, दो टॉपिक है यहाँ पर। इट मे बी कैन नॉट रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इमोरलिटी इन पब्लिक अफेयर्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप देखोगे, ये सेम क्वेश्चन कहाँ पूछा जा सकता है, द सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन पॉलिटी, सेम क्वेश्चन आस्क्ड इन गवर्नेंस, एंड सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन पॉलिटिकल साइंस पेपर, जीएस का पेपर 4 एथिक्स, वहाँ भी पूछा जा सकता है। एंड सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। तो कई जगह एक ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सभी के लिए बेनिफिशियल ये एनालिसिस। सो क्या बोला, नेशनल लोकपाल है ना, however strong it may be cannot resolve the problems of immorality in public affairs। so public affairs वही जो आप डील करते हैं, एक कलेक्टर जो काम करता है, एक ऑफिसर जो काम करता है, उसके बारे में कहा जा रहा है इमोरालिटी, बिकॉज ये इंटरनल एस्पेक्ट है। अब लोकपाल आपको पहले समझना होगा, व्हाट इज लोकपाल। सो आप देखोगे कि लोकपाल ओम्बुड्समैन के कॉन्सेप्ट से लाया गया है, जो कि स्वीडन में एक ऐसे हम भगवान की बात करते हैं, एक ऐसे आदर्श पुरुष की बात करते हैं जिनके सामने जाकर आप माफ़ी मांगते हैं, तो वहाँ से लिया गया। और हालांकि वो लोग 1809 में ही इन सब कामों को कर चुके हैं। इसीलिए आप देखोगे जितने भी नॉर्वेजियन कंट्रीज़ हैं, स्वीडन है, नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन कंट्री, सॉरी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे, स्वीडन, इन सब की बात जब आप करेंगे, सो आप देखोगे करप्शन वहाँ बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो लेवल का करप्शन है। सो और एथिक्स में वो लोग काफ़ी आगे चलते हैं, ऐसा कहा जाता है रिपोर्ट्स में। और आप देखेंगे इसकी बड़ी वजह है कि वहाँ पर उन लोगों ने पहले ही सिस्टम को अडॉप्ट कर रखा है। ओके, सो 1966 में फर्स्ट एआरसी दैट वाज हेडेड बाय मोरारजी देसाई, उन्होंने रिकमेंड किया था लोकपाल एस्टेब्लिश होना चाहिए। एंड दिस टर्म वाज कॉइंड बाय एल.एम. सिंघवी, जिन्होंने पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिलाने के लिए 1985 में रिकमेंड किया था। तो ये सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस हैं। सो ओवरऑल लोकपाल एक हायर लेवल पर अथॉरिटी हमने अपॉइंट किया, जिन्हें 2013 में इनका बिल पास हुआ, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 हमने पास किया। एंड दैट लोकपाल हैज़ बीन अपॉइंटेड इन 2019
19 अप्रॉक्स उसके आसपास ही, जब मोदी जी का फर्स्ट स्पेल ख़त्म हो रहा था तो जाते जाते उन्होंने लोकपाल अपॉइंट कर दिया, ठीक है। सो पिनाकी चंद्र घोष जी को अपॉइंट किया गया लोकपाल के तौर पर, और वहाँ से लेकर अब तक काम चल रहा है और सभी स्टेट्स में लोकायुक्त होने चाहिए। और 1970 में उड़ीसा एंड महाराष्ट्र पहले ऐसे 2 स्टेट थे जिन्होंने एक्ट पास किया और लोकायुक्त एस्टेब्लिश किया। सो आप अपने स्टेट्स के लोकायुक्त का नाम नहीं जानते होंगे क्योंकि इसको बहुत फेमस नहीं करार दिया गया और बहुत ज़्यादा इनके बारे में लोगों को नहीं पता, आम पब्लिक को बिल्कुल भी नहीं पता है। एक ओम्बुड्समैन लिखा हुआ आप देखते हैं बैंक्स में, जब आप देखेंगे बैंक में जाएंगे तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन एक इन्फॉर्मेशन लगी होती है कहीं पर, और उसमें आपको लिखा रहता है इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द बैंकिंग सर्विस एंड if you have any kind of complaint then please call us on this number or write us on this mail ID, इस तरह की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर लगी होती है। सो वो भी बैंकिंग के सेक्टर में ओम्बुड्समैन का काम, लोकपाल का काम यही होगा, बट ये लोकपाल हमारे अपने अलग लोकपाल हैं, वो बैंकिंग ओम्बुड्समैन अलग होते हैं, बट ये चीज़ें आपस में कोरिलेटेड हैं। अब बोला जा रहा है ये स्ट्रॉन्ग कितने भी हों तो लोकपाल मोटा मोटे तौर पर 2-4 चीज़ें और समझ लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर के केसेस को भी ये चेक कर सकते हैं, लास्ट 10 ईयर्स के केसेस को, और जो ग्रुप ए सर्विसेज हैं या ऑल इंडिया सर्विसेज के करप्शन के केसेस को ये डील कर सकते हैं, उनकी कंप्लेंट जा सकती है, किसी एमपी की कंप्लेंट जा सकती है, राइट। जुडिशरी को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि एंड प्रेसिडेंट को भी शामिल नहीं किया है। तो इस तरह से हमने लोकपाल के दायरे में ये सारे करप्शन वाले मोटे मोटे तौर पर करप्शन के केसेस को रखा है। आप देखेंगे हालांकि करप्शन पर हमारे पास बहुत सारी बॉडी इंक्लूडिंग सीवीसी, सीबीआई है ना, ये बॉडीज़ भी हमारे पास, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये करप्शन को ही चेक करने के लिए 1962 में के संथानम कमेटी की रिपोर्ट पर उसको बनाया गया। सीबीआई का एंटी करप्शन विंग होता है बिकॉज सीबीआई अकेले करप्शन पर काम नहीं करती, बहुत सारी चीज़ों को चेक करती है। सो आप देखोगे इसके अलावा स्टेट में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग होता है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, EOW कहा जाता है, देन एंटी करप्शन ब्यूरो है ना, ऐसे बहुत सारी बॉडीज़ हैं। फिर अभी आजकल ईडी का नाम आप एवरीडे पढ़ते ही हैं अखबारों में, तो बहुत सारी ऐसी बॉडीज़ हैं जिनको करप्शन को चेक करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन फिर भी इफेक्टिवली हम करप्शन कम नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। इसीलिए बोला कि इमोरालिटी को कैसे चेक करें, प्रॉब्लम्स ऑफ इमोरालिटी। सो मोरालिटी आपके इंटरनल एस्पेक्ट्स हैं। अब यहाँ पर एथिक्स और मोरालिटी के ग्राउंड्स को आप चेक करते हैं, व्हाट डज इट मीन बाय एथिक्स, व्हाट डज इट मीन बाय मोरालिटी। सो आप देखोगे कि जब भी हम मोरालिटी की बात करें तो पेपर 4 आपका कनेक्ट होता है एथिक्स का। अब आपको बोला गया कि बचपन से आपने क्या सीखा, okay, with the help of family values, with the help of societal values, with the help of your spiritual gurus, with the help of religious knowledge, with the help of etc etc, right। वेदों में क्या लिखा है, धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है, इन सभी से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। सभी धर्मों के अपने अपने धर्म ग्रंथ हैं, आपको नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, आपके घर में दादी दादा आपको सिखाते हैं, मम्मी पापा सिखाते हैं, पड़ोस के लोग सिखाते हैं, स्कूल में टीचर सिखाते हैं, फिर ऑफिस में कुछ हद तक मोरालिटी सीखते हैं, फिर देश के जो बड़े बड़े धर्मगुरु जो हमारे महात्मा जो हुए हैं, महान आत्माएं हुई हैं, वो जैसे अब्दुल कलाम साहब की बात करें, गांधी जी की बात करें, विवेकानंद जी की बात करें, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नैतिक बातों का उल्लेख किया और उन्होंने सलाह दी कि हमें नैतिक बने रहना चाहिए। जैसे हमारे रामायण में है ना, जो कि धर्म ग्रंथ है हमारा, उसमें भी आप देखोगे महाभारत में नैतिकता की बातें, रामायण में नैतिकता की बातें, गीता का सार आप देखोगे तो नैतिकता की बातें। फिर भी हम नैतिकता का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्लियर है, बिकॉज ये इंटरनल एस्पेक्ट है, इसे बाहर से इंजेक्ट नहीं किया जा सकता। येस, आपको गाइड किया जा सकता है, आपको पढ़ाया जा सकता है, लेकिन फॉलो करना नहीं करना ये आपके अंदर की चीज़ है। आप उसे कैसे उतारते हैं, और क्योंकि आपका जो आउटपुट है वो गवर्नेंस है, राइट। अंदर लेकिन मोरालिटी नहीं तो गवर्नेंस गुड नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर के प्रिंसिपल्स खराब हैं। सो आई मीन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, जो आपके लाइफ में कोई प्रिंसिपल्स हैं या नहीं, ये डिसाइड करता है आपकी मोरालिटी को, ये डिसाइड करता है आपके एथिकल बिहेवियर को। सो उसे ज़बरदस्ती से नहीं करवाया जा सकता। हाँ, मजबूरी में आप कर सकते हो, सीसीटीवी लगा है तो मुझे रसगुल्ले के है ना, शादी घर में रसगुल्ला, जो रसगुल्ले बने होते हैं, गुलाब जामुन बने होते हैं, उनकी रखवाली की जिम्मेदारी मेरी है। अब मेरा ही मन ख़राब हो गया कि एक खा लूँ मैं, तो खाना इज़ नॉट अ बैड थिंग, आपने खा लिया, इट्स ओके, लेकिन आप पहले बता दो जो मालिक है, जिसने आपके भरोसे छोड़ा है कि साहब मेरा मन कर रहा है खाने का, मैं इसके बगल में बैठा हूँ तो आपकी परमिशन हो तो मैं खा लूँ।
तो उन्होंने कहा ठीक है खाइए, इतना सारा रखा है, खा ही लेंगे तो क्या होगा। लेकिन आपने यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम मेंटेन किया और उनको बताया कि साहब भूख लगी, मैं खा रहा हूँ। खा लिया आपने, सफाई के साथ निकाला, खा लिया। अब मान लो यही चीज़ है कि आप खा रहे थे, मुंह में आपने दबा रखा था और अचानक वो सामने आ गए, ना बाहर निकाल पा रहे हैं ना अंदर ले पा रहे हैं, और ऐसा पूछते हो, आप खड़े हो गए कि भाई साहब मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, बहुत एम्बैरेसिंग है आपके लिए कि आप पकड़े गए। सो अब सीसीटीवी लगा है तो अब आपके ऊपर या तो सीसीटीवी लगा दिया जाए। तो अब क्या हो रहा है, हर मतलब जो ये आंखें हैं ना, इससे बढ़कर हमने सीसीटीवी पर भरोसा कर लिया और हमने पूरे शहर में सीसीटीवी घेर दिया, घर में सीसीटीवी, है ना। कहाँ कहाँ सीसीटीवी नहीं लगा सकते, तो मन में सीसीटीवी नहीं लगा सकते, राइट। वो ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ भी लगाया जा सकता है कि मन में चल क्या रहा है। आजकल टेक्नोलॉजी आ रही है ना, नैनो रोबोट्स आ रहे हैं। तो आप देखोगे मोरालिटी आपकी अपनी चीज़ है, आपके अंदर क्या चल रहा है उसके मालिक आप खुद हैं, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं हो सकता। एक टाइम पर डराया धमकाया जा सकता है, मजबूर किया जा सकता है, बट इफ़ यू आर नॉट मोटिवेटेड फ्रॉम इनसाइड, आपका अंदर कुछ खराब चल रहा है तो उसे बाहर के प्रेशर से ठीक नहीं किया जा सकता। जैसे ही नज़र हटी दुर्घटना घटी, है ना। सीसीटीवी बंद हुआ, आपने दुर्घटना को अंजाम दिया। सो मोरालिटी उन्हीं में से एक चीज़ है, इमोरालिटी, कि वो इमोरालिटी के प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जहाँ जहाँ पर हो सकता है मशीन इंप्लीमेंट कर दें, लाइक सीसीटीवी लगा दिया, ई गवर्नेंस कर दिया। अभी हमने इससे पहले पढ़ा डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र, मतलब जहाँ भी गुंजाइश कम है, डिस्क्रिशनरी पावर आपका जहाँ जहाँ पर है उसे ख़त्म कर दो। क्लियर है। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में जितने भी डिस्क्रिशनरी पावर हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि चलो डिस्क्रिशनरी पावर ख़त्म, अब क्या करना है, तो अब अलग तरीके से काम करना है। तो अब जो बोला जा रहा है उतना करो, मतलब आपके, क्योंकि देखो मास लेवल पर हम सबको एक जैसा कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों ज़रूरत पड़ रही है दुबई पुलिस को कि उन्होंने अपने पुलिस को रिप्लेस कर दिया, रोबो पुलिस बोला कि अब हम 30% रोबो पुलिस। बिकॉज मैनुअली आप किसी को चेक कर रहे हैं तो मैनुअली या तो मिस्टेक भी हो सकती है और आप करप्ट भी हो सकते हैं। कि मैंने कहा भाई साहब हथियार ले जाने दो, आप पता चला फ्लाइट में ये हथियार लेकर बैठ गए और आपने हाईजैक कर लिया और कहीं और ले गए फ्लाइट। तो क्यों हुआ, बिकॉज समबडी हैज़ एक्सेप्टेड दैट करप्शन। ठीक है, मैनुअली किसी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। बट इफ़ यू हैव इम्प्लीमेंटेड रोबोट्स एंड रोबोट्स आर ऑन ड्यूटी, देन ऑब्वियसली दे विल नॉट अलाउ। उनको क्लियर कट पता है प्रोग्राम में, 0-1 के बेसिस पर वो काम करेगा, यस तो यस, नो तो नो। मतलब वो खोले गए, भाई साहब मैं अंदर ले जाना है, मुझे सामान बच्चे के लिए ले जा रहा हूँ, वो ना उसको, क्योंकि आपने प्रोग्राम कर रखा। सो हमें क्या चाहिए, स्टेबल बिहेवियर चाहिए। सो स्टेबिलिटी इज द प्रिंसिपल। और स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी, जब रूल ऑफ लॉ होगा। तो रूल ऑफ लॉ में स्टेबिलिटी है और स्टेबिलिटी एथिक्स को पैदा करती है। स्टेबल ही नहीं है तो फिर आप एथिक्स कैसे पैदा करेंगे। और दुनिया में जितनी भी चीज़ें आप देखोगे, इंसान को छोड़कर सारी चीज़ें स्टेबल है। जानवरों का बिहेवियर स्टेबल है, नेचर का बिहेवियर स्टेबल है, हवाएं जब चलनी है चलती हैं, सूरज साहब को जब निकलना है सूरज भगवान को तो निकलते ही हैं, अर्थ को घूमना है तो घूम रही है, रोटेट हो रही है। ऐसा नहीं कि आज मन नहीं कर रहा है हमको अर्थ में घूमने का, है ना, तो अर्थ ऐसा नहीं करती है। या टाइगर किसी ने बोले लाओ भाई गाजर मूली ले आओ, आज मन कर रहा है चेंज किया जाए, कुछ सैलेड आइटम हो जाए। सो आप देखोगे टाइगर को जो करना है वो करता है, उसका बिहेवियर स्टेबल है। सो ह्यूमन बीइंग इज मोस्ट अनस्टेबल क्रिएचर ऑफ दिस अर्थ। सो आप देखोगे बाकी सारी चीज़ें स्टेबल हैं और इसीलिए हमें भरोसा कम है मनुष्य पर। जानवर के पास आप जाओगे, टाइगर के पास प्यार मोहब्बत नहीं करेगा, वो उसको पता है क्या करना है। कुछ रेयर केसेस हो सकते हैं बट मोस्ट ऑफ दी उसका नेचर हमें पता है। सो वो उसके नेचर में वैसा लिखा गया है। तो वो कह रहा है कि भाई साहब मैं ऐसा हूँ। इंसान का पता नहीं है कि वो हाथ में पीछे बंदूक लेकर रखा है या चाकू लेकर रखा है ना। सो अनस्टेबिलिटी इंसान के बिहेवियर में, इसीलिए इस मैटर को एड्रेस करना है। आई होप इस डिस्कशन में मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स जोड़ दिए हैं। 14 में आप देखोगे, हैज़ द कैडर बेस्ड सिविल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बीन द कॉज ऑफ स्लो चेंज इन इंडिया, क्रिटिकली एग्जामिन। अब ये आपको मान लो टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं तो आपके साथ गड़बड़ है। क्लियर है, आस्क योर टीचर टू गो इनटू द कैडर सिस्टम, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है और ये पब्लिक एड का नहीं है क्वेश्चन, ये गवर्नेंस का क्वेश्चन है ये। और आप क्या, आपका सिलेबस अलाउ कर रहा है आपको, आप जिन किताबों को पढ़ रहे हो आप वहाँ पर देख पाते हो। क्लियर है। सो पाथ आईएएस एकेडमी के नोट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप चाहें
तो उसको आप पीडीएफ फॉर्म में ले सकते हैं। गवर्नेंस में हमने कोशिश की है कि गवर्नेंस में आपको क्या पढ़ना चाहिए उसे एक जगह करके दिया हुआ है, तो फोटोकॉपी शॉप्स में आप बात करें तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर दोनों जगह पर फोटोकॉपी अवेलेबल है, और नहीं है तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट करें, टेलीग्राम चैनल में आप हमें पिंग करें, या वहाँ पर आप देखें बहुत सारे हमने चीज़ें डाल रखी हैं। टेलीग्राम पाथ आईएएस एकेडमी का चैनल है, वहाँ पर आप जाएं और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आप देखोगे कैडर बेस्ड सिविल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। कैडर आपको पता होना चाहिए कि एक ऑल इंडिया सर्विसेज की जब हम बात करते हैं आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज की बात होती है। आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इसका मेंस अलग होता है और इंटरव्यू अलग होता है, और बाकी इन तीनों का प्रीलिम सेम होता है। कट ऑफ इसका अलग जाता है, इनके अटेम्प्ट्स अलग होते हैं, इसके अटेम्प्ट्स अलग होते हैं, राइट। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इन तीनों को मिलाकर ऑल इंडिया सर्विस कहा जाता है। इन तीनों में कैडर होते हैं, और बिकॉज ये स्टेट के लिए काम करते हैं, बट ऑब्वियसली दे आर रिक्रूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट दे आर वर्किंग फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। एंड सेंट्रल सर्विसेज की जब बात होती है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, इंडियन रेलवे पर्सोनल सर्विसेज, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, जैसे कई तरह की सेंट्रल सर्विसेज हैं। दे आर मेनली वर्किंग फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दे आर पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट आईएएस, आईपीएस और फॉरेस्ट सर्विस के केस में होता क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली दे आर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, क्या देना है क्या नहीं देना, वो सब कुछ वहीं से, बट डिसिप्लिनरी एक्शंस आर टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूपीएससी और सीवीसी का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, ये सब भी इन कैडर के अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, राइट। तो आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, पहले कैडर कैसा था, फिर कैडर कैसा हुआ, फिर अभी आप देखोगे जोन वाइज कैडर की बात होती है, और कैडर क्यों रखा जाता है उसका अपना लॉजिक है। ये टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए क्लासरूम में। मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं। देन व्हाट डज अकाउंटेबिलिटी मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। फिर आ गया पब्लिक सर्विस, ये आता रहेगा कई बार, राइट। व्हाट मेजर्स कैन बी एडॉप्टेड टू एंश्योर इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल की बात हो रही है, अलग कर लेते हैं। एंड कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, ये भी एक टॉपिक है ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, ठीक है। तो पब्लिक सर्वेंट एक टॉपिक निकाल लेते हैं यहां पर। क्वेश्चन अकाउंटेबिलिटी का है, और क्या बोला कि पब्लिक सर्विस में अकाउंटेबिलिटी हम कैसे सिक्योर करें, एंड अबाउट दिस इज पब्लिक सर्वेंट एंड व्हाट इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी। अब आप देखोगे कलेक्टिव टर्म आप वैसे 75(3) में आपने पढ़ा है गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में, जहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा, ऐसा कहा गया है, ठीक है ना। ये आप पॉलिटी में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट के कंटेक्स्ट में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही गई है। अब कलेक्टिव बोलने पर क्या होगा यहाँ पर, आप देखोगे कि पूरा मंत्रालय, कंप्लीट मिनिस्ट्री, कंप्लीट डिपार्टमेंट, कंप्लीट कोई डिवीजन, वो कलेक्टिवली दे आर रिस्पॉन्सिबल। कोई काम हुआ तो ऊपर से नीचे तक एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन ये होगा कैसे, हम कैसे इसे अकाउंटेबल ठहराएं, तो आपको टॉपिक पढ़ना है व्हाट डज इट मीन बाय अकाउंटेबिलिटी। देयर आर टू टर्म, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Responsibility is coming from within, okay, and that is your natural way of taking action for any purpose, and if you talk about accountability, that is official responsibility is your accountability. I mean you are answerable for your work, okay. आप घर वाले काम के लिए भी आंसरेबल होते हैं, ऑफिस वाले काम के लिए भी आंसरेबल होते हैं। घर में जैसे मम्मी ने आपको सब्जी लाने भेजा तो यू आर सपोज टू रिपोर्ट टू दी मम्मी कि मम्मी जी ये मैं सामान लेकर आ गया, ठीक है, कितने का लाए, कैसे लाए, है ना, कितने पैसे बचे, मान लो ऐसा पूछा जा रहा है, देन इट मीन्स यू आर आंसरेबल। इन जनरली आप देखोगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बेटे के लिए है, आपकी छोटी बहन के लिए है ना। हम बोलते हैं अब भाई पिताजी रिस्पॉन्सिबल है अपने बच्चे के बिगड़ने के लिए। So that means we are talking in terms of responsibility. At the same time, if you are saying accountability, that means officially you are accountable because आपने जॉब साइन किया था, जॉब ज्वाइन करते वक्त साइन किया था अपने पेपर्स पे कि आप जो भी काम दिया जाएगा आप उसको करोगे। That means you are accountable because you are signed that paper. हाँ, वहाँ पर बेटे का ख्याल नहीं भी रखा तो डायरेक्ट कोई पनिशमेंट नहीं है, बट यहाँ पनिशमेंट है क्योंकि आपने लीगल पेपर साइन किए हैं। So in that sense accountability counts.
सो पब्लिक सर्विस में हम इंडिविजुअल और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे सेट करें, कैसे. सो राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. देन सिटीजन चार्टर इज़ देयर. देन आप देखोगे आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं जहाँ पर गवर्नमेंट डायरेक्ट काम कर रही है. सो वहाँ पर भी आप रिस्पॉन्सिबल हैं. सो आरटीआई, ट्रांसपेरेंसी, ई गवर्नेंस, ये इन सब के थ्रू कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी को देखा जा सकता है. ठीक है. सो इनडायरेक्टली यू आर ऑल्सो अकाउंटेबल टू दी लोकसभा. आप एक टॉपिक पढ़ते हैं, कंट्रोल ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ये टॉपिक आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा. गवर्नेंस में पढ़ना है. अपने टीचर से बोलिए कि आपको पढ़ाएं वो, बिकॉज जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आपको अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल नहीं समझ में आएगा. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले स्टूडेंट्स इस टॉपिक को पढ़ते हैं, कंट्रोल ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो आपके ऊपर कंट्रोल कौन कर रहा है. सो देयर इज अ लेजिस्लेटिव कंट्रोल, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, जुडिशियल कंट्रोल एंड सर्टेन कंट्रोल बाय द पब्लिक. सो सोशल मीडिया एंड एनजीओ का कंट्रोल, पंचायती राज का कंट्रोल, सेल्फ हेल्प ग्रुप का कंट्रोल, इन सब का भी कंट्रोल एक तरह से आप पढ़ेंगे. Next question is, in the light of the Satyam scandal 2009, discuss the changes brought in corporate governance to ensure transparency, accountability. तो क्वेश्चन ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर क्वेश्चन है. 9 का इशू आपको 15 में पूछा जाता है, बिकॉज ये हमेशा हाईलाइट होगा. और आपको ध्यान रखना है कि गवर्नेंस में ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना ही होगा. कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सी, there are certain rules and regulations for every organization in this country. अभी आपने देखा कि मुखर्जी नगर में आग लगी. सो they are accountable for the safety of the students. I mean organizations, those who are running in that building, so obviously they are responsible. And after that, who are responsible? Government agencies are responsible because they have not checked what are the measures they have taken, whether fire system is there or not, whether safety system is there or not. Because obviously, I mean, these are public organizations, private organizations, but they are working publicly. तो उनकी दोनों तरफ, एक तो ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, एंड फिर गवर्नमेंट एजेंसीज की अकाउंटेबिलिटी है कि जब कोई भीड़ इकट्ठी हो रही है तो आपने उनको क्रॉस चेक किया या नहीं किया. अब इतना बड़ा देश है तो बहुत कुछ ऑटोमेटिक चल रहा होता है. जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर हम क्वेश्चंस करते हैं. अभी मामला कोर्ट में है. सो कोर्ट में सब सारे रिपोर्ट सबमिट करने कहा गया है. सो इससे क्या हुआ कि एक हर ऑर्गेनाइजेशन को कोई ना कोई गाइडलाइन किसी न किसी तरह की दी गई है. लेकिन खासकर जब हम किसी पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू हम कंपनी बनाते हैं, जैसे हमारे देश में कंपनीज एक्ट 1956 है, उसके बेसिस पर जो लोग कंपनीज बनाएंगे, एस्टेब्लिश करेंगे, सो उनके लिए क्या एक्सपेक्टेड है कि वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करेंगे. सो गवर्नेंस यहाँ पर हमने देखा बिहेवियर ऑफ द गवर्नमेंटल मशीनरी. अब यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपने बोला तो ये कैसा हुआ कि उनके अंदर क्या चल रहा है, वो लोग प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट के कानून फॉलो हो रहे हैं या नहीं. कई जगह लूप होल वो लोग भी निकाल लेते हैं, गवर्नमेंट के कानून में होता है. देश में ऐसे कई करप्शन हुए हैं, तो इन्होंने भी कुछ लूप होल निकाला और वहाँ लिपापोती करके पता ही नहीं चला कि ये काम किसने किया. सो फाइनली आप देखोगे सत्यम स्कैंडल में जो इसके ओनर थे, मालिक थे, सीएमडी थे, बी राजू, उन्होंने स्कैंडल किया था और काफ़ी बड़ा घोटाला था. तो वहाँ से खैर बहुत टेक्निकल आपको डिटेल में नहीं जाना है कि अकाउंटिंग में क्या प्रॉब्लम थी, शेयर मार्केट में क्या प्रॉब्लम किया, उतना डिटेल नहीं. लेकिन ओवरऑल कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कुछ स्टैंडर्ड्स हैं और ये पूरे देश में, पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कुछ स्टैंडर्ड हैं, वो कंपनीज को फॉलो करने चाहिए, तो उसका डिटेल आपको पढ़ना चाहिए. देन 15 में, इफ अमेंडमेंट विल बी द विशल ब्लोअर्स एक्ट 2011, ओके, टेबल्ड इन द पार्लियामेंट, पास्ड, देयर मे बी नो वन लेफ्ट टू प्रोटेक्ट. तो बहुत बढ़िया था ये विशल ब्लोअर एक्ट. बेसिकली अब्दुल कलाम साहब इसके बारे में काफ़ी बात किया करते थे. जब आरटीआई लाया गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाया गया, तो ये कहा गया कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो आरटीआई निकाल कर गवर्नमेंट के करप्शन को उजागर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. विशल ब्लो करना मतलब एक तरह विशल मीन सीटी, आवाज़ उठाना. ठीक है. आवाज़ उठाने वालों को प्रोटेक्शन देना. तो आवाज़ कैसे उठाओगे आप? आपको आरटीआई में पता चला कि एक्स डिपार्टमेंट ने कोई करप्शन किया है, अब आप उसको पब्लिकली उजागर करना चाहते हैं, उजागर हो भी गया, पता चला अगले दिन आपका मर्डर हो गया, तो फिर क्या हुआ? तो ये तो गलत हुआ, हम तो करप्शन उजागर कर रहे थे, जान चली गई. तो ऐसा देश में कई जगह हुआ है. तो इसीलिए बोला गया कि विशल ब्लोअर्स एक्ट बहुत स्ट्रांगली होना चाहिए, क्योंकि प्रोटेक्शन देना है उसको तो डेफिनेटली, और जब प्रोटेक्शन ही नहीं दे पाएंगे तो अमेंडमेंट करप्शन ख़त्म कैसे होगा?
सो करप्शन ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि लीगल बैकअप दिया जाए और उसकी पहचान को छुपा दिया जाए। और कुछ जगह पर आप देखोगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में और भी जीएसटी डिपार्टमेंट में ऐसे बहुत सारे लॉज बने हुए हैं जहां पर आप कोई डिस्क्लोजर देते हो किसी के बारे में तो यू विल बी अवॉर्डेड ऑल्सो एंड दे विल हाइड योर नेम, और वो सीक्रेट रखेंगे आपके नाम को ताकि आपकी जान पर कोई खतरा ना हो। सो ऐसा करने से डेफिनेटली करप्शन के बहुत सारे केसेस पकड़े जाएंगे। सो यहाँ पर इसीलिए कहा गया कि हम किसको प्रोटेक्ट करें, वो कोई भी नहीं, यदि पास कर दिया जाता है ना, देयर मे बी नो वन लेफ्ट टू प्रोटेक्ट। तो एक तरह से सटायर स्टेटमेंट है, आपको ये समझना पड़ेगा कि विशल ब्लोअर एक्ट पास हो गया तो क्या होगा, है ना। तो हम प्रोटेक्ट किसको करेंगे, क्योंकि ऐसा बोलने का मतलब है कि सभी जगह पर करप्शन इतना फैला हुआ है, तो उजागर करने के लिए हर आदमी खड़ा हो जाएगा, क्लियर है, या हर आदमी पकड़ा जाएगा, और ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। सो कहने का मतलब यही था कि करप्शन इतनी मात्रा में ज़्यादा है, उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि उसको संभालना मुश्किल होगा, ऐसा यहाँ पर सेंस है। आगे बढ़ते हैं। 16 का क्वेश्चन है, इन द इंडियन गवर्नेंस सिस्टम, सो गवर्नेंस एक हाईलाइट हो गया हमारा, द रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, वेरी नाइस, हैज़ बीन ओनली मार्जिनल, क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। अब दो बातें हैं, अब ये क्वेश्चन गवर्नेंस का आया है, तो यहाँ पर जब नॉन स्टेट एक्टर्स की बात होगी तो इसे आप एनजीओ कंसीडर करेंगे, राइट। अब यही टॉपिक आपके पेपर 3 में आ जाए, कहाँ पर, इंटरनल सिक्योरिटी में, तब आप इन्हें नॉन स्टेट एक्टर, यहाँ जब हम बोलेंगे तो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्व हैं उनको कहा जाएगा। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पेपर्स, राइट, ध्यान रखिएगा। पेपर 2 में नॉन स्टेट एक्टर्स बोला जा रहा है तो एनजीओ को बोला जा रहा है, ठीक है, और पेपर 3 में नॉन स्टेट एक्टर्स आता है, इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन, देन आपको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर करना है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली। सो ध्यान रखिएगा, नॉन स्टेट का मतलब क्या हुआ, जिनके लिए कोई भी स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि कहा कि भैया ये हमारे नहीं है, या फिर ये गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट हैं, या फिर ये हमारे देश के नहीं हैं, ये कहाँ के हैं हमें नहीं पता। तो दो सेंस हुआ इसका। नॉन स्टेट एक्टर्स, जब हम एनजीओस को बोल रहे हैं तो एनजीओस को नॉन स्टेट एक्टर क्यों बोला, क्योंकि स्टेट नहीं है, ये कौन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बट दे आर फंडेड बाय द गवर्नमेंट। अब जब गवर्नमेंट ने फंड कर ही दिया है इनको, तो दे आर दी पार्ट ऑफ स्टेट, इसलिए कंप्लीटली इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, और कोर्ट ने अपने डिसेंस में कहा भी है। और आप आर्टिकल 12 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, जहां पर आप देख पाते हैं कि स्टेट मीन्स वहां पर इस तरह की एजेंसी जो गवर्नमेंट फंडेड हैं या गवर्नमेंट जिनको एड देती है वो भी स्टेट के दायरे में आते हैं, आरटीआई के दायरे में आ सकते हैं, और उन्हें भी स्टेट करके चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अभी भी जो गवर्नेंस सिस्टम है हमारा, उसमें एनजीओस का रोल उस तरीके से नहीं है जो फॉरेन कंट्रीज़ में जिस तरह से उनको इन्वॉल्व किया जाता है। अभी भी काम कर रहे हैं, कई सारे एनजीओस हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर आकर हमारे देश में काम करते हैं, कुछ लोकल रीजनल लेवल के एनजीओस हैं, कुछ नेशनल हैं, कुछ स्टेट लेवल के एनजीओस हैं, वो भी काम कर रहे हैं। जैसे चाइल्ड राइट्स एंड यू, क्राई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, देन एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये भी आप देखोगे मेडिसिन सेंट फ्रांसिस कहा जाता है इनको, तो ये भी सेंट MSF, यस MSF उनका फ्रेंच नेम है बेसिकली, और डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इंग्लिश नेम है, ये भी एक इंटरनेशनल एनजीओ है। देन आप बात करोगे और भी ऐसे एनजीओज हैं जिनको रिकॉल किया जा सकता है। तो ये सभी काम कर रहे हैं और अलग अलग लेवल पर काम कर रहे हैं। ब्राज़ील में जब ओलंपिक हुए थे तो ओलंपिक के दौरान वहाँ पर जो सिविल सोसाइटी है उनको स्टेडियम बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी कि ये लीजिए पैसा, आप कॉन्ट्रैक्टर बुलाइए, आप डिज़ाइन बनवाइए, हमसे अप्रूवल ले लीजिए, लेकिन आप उसको सुपरवाइज़ करें। सो सिविल सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल जो गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं, कहीं ना कहीं पर इनकी ज़रूरत है। और 91 के बाद ये अप्रोच आया कि अब गवर्नमेंट को इनका साथ लेना चाहिए, गवर्नमेंट इज़ नॉट अलोन, और गवर्नमेंट कैन नॉट डू एवरीथिंग अलोन, ओके, बिकॉज उसके क्वालिटी और क्वांटिटी में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। यदि गवर्नमेंट अकेले सारा काम करती है तो आप देखोगे कि उनके क्वालिटी और क्वांटिटी पर फ़र्क पड़ेगा। सो पहले गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, 91 से पहले एवरीथिंग डन बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज ओनली। नाउ द कॉन्सेप्ट हैज़ बीन चेंज्ड आफ्टर 1991, स्पेशली आफ्टर LPG, especially after NPM, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, दैट कॉन्सेप्ट बिलोंग्स टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे आपको गवर्नेंस में पढ़ना चाहिए।
यदि आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं गवर्नेंस में और पेपर 4 में तो आपको एनपीएम पढ़ना चाहिए, आपको गुड गवर्नेंस और इन सब में कनेक्ट होकर मिलेंगी ये चीज़ें। आप अपने टीचर से बोलिए कि सर ये मुझे टॉपिक पढ़ना है गवर्नेंस में, राइट। और नहीं तो फिर पाथाईएस एकेडमी के नोट से पढ़िए, गवर्नेंस जो मैंने खुद ही तैयार किया है, सो आप उसको पढ़िए, आपको बेनिफिट मिलेगा, राइट। सो क्रिटिकली एग्जामिन करना है कि उनका रोल क्यों नहीं है। आई होप समझ पा रहे हैं। 9-16 के क्वेश्चन में इफेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम, तो यहाँ पर इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। इफेक्टिवनेस की बात हो रही, इसे हाईलाइट कर लेते हैं। देन एट वेरियस लेवल्स एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन, यस, सो पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी हाईलाइट कर लेते हैं। इन द गवर्नेंस सिस्टम आर इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। इफेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम एट वेरियस लेवल्स एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस सिस्टम आर इंटरडिपेंडेंट। क्या बोला कि एक तरफ गवर्नमेंट है और दूसरी तरफ पब्लिक पार्टिसिपेशन है, ठीक है, पार्टिसिपेशन। अब आप देखोगे जब पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात करेंगे, डिस्कस देयर रिलेशनशिप इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। अब ये 16 का क्वेश्चन है, 200 वर्ड्स में है, 12.5 मार्क्स में है। सो इफेक्टिवनेस के साथ हम देखेंगे एफिशिएंसी की भी बात होती है, देन इकोनॉमी की बात होती है, मितव्ययिता या दक्षता हिंदी में कहा जाता है इसे। इफेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम, दैट मीन्स गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन द पब्लिक पार्टिसिपेशन एट वेरियस लेवल, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस भी कहते हैं। सी वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट, सो डेवलपमेंट इज व्हाट, होलिस्टिक चेंज, पॉजिटिव चेंज, मैन डायरेक्टेड चेंज, मतलब हम जिस डायरेक्शन में चेंज चाहते हैं वो उसको हम डेवलपमेंट कह सकते हैं, ओके। एंड मल्टी एस्पेक्ट, मल्टी डायमेंशनल चेंज, दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट छोटा मोटा शब्द नहीं, काफ़ी बड़ा शब्द है। और डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए हमें, वी आर लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी। डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेबिलिटी, स्टेबल गवर्नमेंट, स्टेबल ब्यूरोक्रेट्स, स्टेबल बिहेवियर, सब कुछ स्टेबल चाहिए हमें, क्लियर है। डेवलपमेंट कंसिस्टेंसी चाहिए, डेवलपमेंट में सस्टेनेबिलिटी चाहिए। तो जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, ये आएगा कैसे, जब देश में, मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जा रहा हूं ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी, दैट मीन्स गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, देन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सोशल स्टेबिलिटी। सो पूरे देश को एक गवर्नमेंट रन कर रही है, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले है। ये आप इंडियन पॉलिटी में पढ़ते हैं, और इंडियन पॉलिटी में जब आप पढ़ते हैं सो वहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पहले चीज़ों को डिसाइड करता है। अब जब स्टेबिलिटी आ गई तो वो कैसे आएगी, विद द हेल्प ऑफ रूल ऑफ लॉ। अब जहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, दैट मीन्स एवरीथिंग इज रन बाय रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ से ही स्टेबिलिटी आएगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सब कुछ लॉ से डिफाइन हो रहा है। येस, आपको कुछ भी नहीं करना है, लॉ में जो लिखा है वो करना है आपको। और देखना क्यों बार बार, क्योंकि लॉ में लिखा है, आप बुक रेफर करो, कॉन्स्टिट्यूशन रेफर करो, यही तो होता है, राइट। सो आप रूल ऑफ लॉ जितना ज़्यादा फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा उस देश में एथिक्स का परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि एटलीस्ट अंदर से ही ना सही बाहर से लोग फॉलो कर रहे हैं रूल, और सिस्टम बेस्ड है वो, उसके मन में हो या ना हो, बट उसे रेड लाइट पर रुकना पड़ेगा। मन में हो सकता है उसका, अरे यार क्यों रेड लाइट लगा रखा है, लेकिन रेड लाइट में कंडीशन है सामने सीसीटीवी, जैसे ही आप क्रॉस करोगे आपके अकाउंट से 10,000 कट गए, तो क्या हुआ, मजबूरी में आप है ना, मजबूरी में आप रूल ऑफ लॉ फॉलो करेंगे और आप रुकेंगे रेड लाइट के पहले। दैट मीन्स क्या हुआ, आपके बिहेवियर में स्टेबिलिटी आ रही है। सो एथिक्स कम से कम आप ला रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेशर, राइट। अब एथिक्स के आने की वजह से क्या हुआ, गुड गवर्नेंस का परसेंटेज बढ़ेगा, क्लियर है। और जब एथिक्स और गुड गवर्नेंस का परसेंटेज बढ़ेगा, दैट मीन्स ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ ट्रांसपेरेंसी होगा, बिकॉज ऑफ अकाउंटेबिलिटी होगी, कि आप अकाउंटेबल हैं किसी चीज़ के लिए। जब अकाउंटेबल हैं, सिस्टम ओपन है, सबको दिख रहा है, आप पर भरोसा है, तो क्या होगा, फेथ सिस्टम बढ़ेगा, क्लियर है। पब्लिक का फेथ सिस्टम गवर्नमेंट पर बढ़ेगा। जब फेथ सिस्टम बढ़ेगा तो लोग पार्टिसिपेट करेंगे और हेल्दी मैनर में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। जब पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो यही पार्टिसिपेशन आपको किस रूप में दिखेगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस रूप में दिखाई देगा, क्लियर है। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। अब एग्जांपल लीजिए, जब आपको ये सिस्टम पर भरोसा हो जाए कि नहीं मुझे वोट डालना चाहिए, तो आप क्या करोगे, वोट डालने जाओगे।
जब आपको लगे कि नहीं मेरे टैक्स से डेवलपमेंट हो रहा है तो आप टैक्स देना शुरू करोगे। जब आपको लगेगा कि नहीं यार मुझे भी पानी बचाना चाहिए, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, तो आप पानी बचाओगे। जब आपको लगेगा मुझे इलेक्ट्रिसिटी का स्विच ऑफ करना चाहिए बिकॉज इट कैन सेव इलेक्ट्रिसिटी, तो ये बात ये नहीं कि नहीं मैं तो बिल दे रहा हूँ मैं दिन भर चला के रखूँ, ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट। ये बिकॉज पब्लिक रिसोर्स है, ये नेचुरल रिसोर्स, आपके पैसे देने से वो पैदा नहीं हो रही है। वो हमारे पास पानी नहीं होता तो हम बिजली कैसे पैदा करते, कोल नहीं होता देन व्हाट। तो इसका मतलब वो आपके देने से ही आपको सर्विस मिल रही है, अलग मैटर है, लेकिन वो एनर्जी आपकी वजह से पैदा नहीं हुई, नेचर में है। और नेचर को हम पैसा नहीं देते हैं कुछ भी। सूरज की रोशनी के लिए आप पैसा कहाँ देते हो, कहाँ पटाते हो बिल की, भाई साहब आपका बिल कितना हो पूछ के बता रहे हैं। सो कहने का मतलब हमें उन चीज़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ये नहीं कि हम तो बिल पे कर रहे हैं तो हम जैसे मर्जी वैसा इस्तेमाल करें। बहुत सारी जगह पर होता है ना कि आप खाना छोड़ रहे हैं तो आप भाई साहब पे करो, एडिशनल पे करो, आपने खाना छोड़ा। जर्मनी वगैरह में कानून बना हुआ है कि आप खाना प्लेट पर नहीं छोड़ सकते। यहाँ भी फॉलो होना चाहिए बिकॉज वो रिसोर्स है ना, नेचुरल रिसोर्स से वो तैयार हुआ है, किसी ने मेहनत की उसके पीछे। सो पार्टिसिपेशन कब आएगा, जब फेथ आपका डेवलप होगा। और पार्टिसिपेशन आते ही क्या होगा, अगेन अब वो वापस पॉजिटिव रिएक्शन में आएगा। पार्टिसिपेशन होगा तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, है ना, स्टेबल होगा, सब लोग रूल फॉलो करेंगे बिकॉज देख रहे हैं वहाँ पर अरे पब्लिक खड़ी है, हमें तो अच्छे से काम करना चाहिए। तो पब्लिक प्रेशर में ही आप काम करोगे। एक तो सीसीटीवी भी लगा है और आजकल हर पब्लिक क्या है, अपने आप में मीडिया है। हर बंदे के पास क्या है ना, वो 4 पीछे कैमरे लगे वाले मोबाइल है सबके पास। तो 4 कैमरे से आप रिकॉर्ड कर लेते हो इमीडिएट हर चीज़ की वीडियो, ट्वीट मारो, इधर इंस्टा में डालो, फेसबुक में डालो, यूट्यूब में डालो, दिन भर सब चालू है, दिन भर कोई एक हरकत नहीं बच सकती, ठीक है ना। सो आपको एथिकल रहना पड़ेगा, आप कोई भी करप्ट बिहेवियर नहीं कर सकते पब्लिकली। और आप देखोगे इसी से गवर्नमेंट सिस्टम ठीक हो सकता है और ठीक भी हो रहा है कई जगह पर। गवर्नमेंट की चीज़ों को अब लाइव कर दिया जा रहा है वीडियो। आप कितने लोगों को मना करोगे? क्या आप सबको बोलोगे मोबाइल छोड़कर आइए घर में? सबके हाथ में मोबाइल है, फटाफट वीडियो बनती है और कहीं ना कहीं सर्कुलेट। तो अब आपका बिहेवियर आपको स्टेबल करना बहुत मजबूरी है और अच्छा लगे चाहे ना लगे आपको करना चाहिए। तो बात किसकी हो रही है? इफेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम। तो कब होगा इफेक्टिवनेस? मीन्स व्हाट? इफेक्टिवनेस मीन्स व्हाट? वो इफेक्टिव कैसा है? दैट मीन्स आपने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था वो इफेक्टिवली लोगों तक पहुंच रहा है, उसका बेनिफिट लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है ना। जैसे आपने सोचा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, अब ये इफेक्टिव है बोलने का मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स एवरीबडी इज गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दैट प्रोग्राम, आउट ऑफ दैट स्कीम। इन दैट वे दैट स्कीम इज इफेक्टिव, क्योंकि उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो जो आपने पर्पस डिसाइड किया था वो पर्पस लोगों तक पहुंचना उसके इफेक्टिवनेस को दिखाता है। क्लियर? पॉजिटिव साइड में। सो पॉजिटिव साइड में कब बेनिफिट? जैसे आपने वोट डाला, सभी लोग मिलकर बोले कि भाई वोट डालना चाहिए, भाई साहब आप गए नहीं, चलिए वोट डालने, पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो आपने क्या किया? वोट का परसेंटेज बढ़ा लिया। क्लियर है? अब वोट का परसेंटेज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि हम सही गवर्नमेंट चुन पाएंगे। अब हमने वोट भी नहीं डाला, हम घर में बैठ के बकबक कर रहे हैं फेसबुक ट्विटर में, लोगों को वोट डालना चाहिए, क्या गवर्नमेंट आ गई। तो भाई साहब आप क्यों नहीं गए वोट डालने? आपको भी जाना चाहिए। तो आप जब गए नहीं तो आप फिर दूसरों पर चार्ज कैसे कर रहे हैं? फिर पानी खत्म हो रहा है, पानी आता नहीं, तो पानी फिर बह रहा है आपकी गाड़ी धोने में, 1000 लीटर आपने गंवा दिया। सो रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल खुद को भी होना पड़ेगा। गुड गवर्नेंस इज नॉट वन वे कम्युनिकेशन, इट्स अ 2 वे कम्युनिकेशन। पब्लिक एक तरफ से और गवर्नमेंट दूसरी तरफ से, दोनों के कॉम्बिनेशन से गुड गवर्नेंस आएगा। अकेले नहीं हो सकता ना सब कुछ ठीक हो जाए, एक साइड से सोचा और सब कुछ ठीक हो जाए, हाउ इट इज पॉसिबल। सो इसीलिए 2 वे होना चाहिए और इसीलिए एवरीथिंग इज डिपेंडेंट। पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब पार्टिसिपेशन कई जगह पर आ गया। अच्छी चीज़ के लिए तारीफ करो, जहाँ खराब चीज़ें हैं उसको इन्फॉर्म करो कि यहाँ प्रॉब्लम है। सो दैट डजेंट मीन कि हर अच्छी चीज़ जो भी हो रही है उसको क्रिटिसाइज़ करना है। कोई चीज़ खराब है वो इसलिए खराब है कि लोगों का इंटेंशन खराब है, ऐसा बोलना गलत होगा। सो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका पार्टिसिपेशन कैसा है। आपको पॉलिटिकल एंगल से हट के एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल पर आना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटिवली आप चीज़ों को कैसे बात कर रहे हैं। बिकॉज अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अभी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने बुलाया जा रहा है। ओके, आपको आईएएस क्यों बनाया जा रहा है? बिकॉज आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का अप्रोच फॉलो करो ना। आपके पेपर 4 में लिखा है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो वो अप्रोच कैसा होना चाहिए? उसमें एथिक्स का छौंक लगना चाहिए, उसमें अकाउंटेबिलिटी का टेस्ट आना चाहिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी का भाव होना चाहिए, तभी तो एथिक्स को आप पढ़ोगे, राइट।
तो तभी सिस्टम ठीक होगा। इफेक्टिव कैसे होगा? कोई भी चीज़ इफेक्टिव बनाने के लिए पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक, पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन, है ना, हर जगह पर। अब सिटीजन चार्टर में जो लिखा है मान लो नहीं हुआ तो आप उस एजेंसी को एक मेल डाल दो कि भाई साहब ये नहीं मिल रहा है। जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जब सुरेश प्रभु रेलवे मिनिस्टर थे तो एक युवक ने ट्रेन के डब्बे में पानी टपक रहा था एसी बोगी में, तो उन्होंने उनको ट्वीट किया था। उस टाइम पे उन्होंने फटाफट रिप्लाई किया था और उस बंदे को यकीन नहीं हुआ जब अगले 1-2 स्टेशन के बाद लोग आ गए और रेलवे के लोग आकर उनसे माफ़ी मांगी और उनका सीट बदल कर दिया और फंड भी रिफंड किया। सो दैट वाज द डे जब जहाँ पर आपको समझ में आया कि अच्छा कैबिनेट मिनिस्टर भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ट्विटर में। सो ट्विटर को ऐसे पॉजिटिवली यूज़ किया गया था। उसके बाद जब सुषमा स्वराज मैडम थी, अब नहीं रही हमारे बीच में, स्वर्गीय हो चुकी हैं, सो उन्होंने भी काफ़ी रिस्पॉन्ड किया। और जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वो देख रही थी तब उन्होंने काफ़ी बढ़िया से रिस्पॉन्ड किया था। पब्लिक को इमीडिएट रिप्लाई भी करती थी वो। ऑब्वियसली सिस्टम कर रहा होगा, उनके साथ लोग होंगे, बट मैम का इन्वॉल्वमेंट था इतना बढ़िया था कि उन्होंने फटाफट चीज़ों को सॉल्व कराया। आप देखोगे चाहे पासपोर्ट घूमने का या पासपोर्ट बनाने का, कुछ कपल्स को हनीमून पर जाना था तो इमीडिएट उन्होंने अवेलेबल करा दिया, 24 घंटे में उन्होंने रिन्यूअल करा दिया। ऐसे बहुत कुछ हेल्प हुआ। सो आप देखोगे ये क्या है कि गवर्नमेंट भी चाहती कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, लेकिन आप भी हेल्दी मैनर में उनको वहाँ तक बात पहुँचाइए, ठीक है ना। डेमोक्रेटिक तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूट्स लिखे गए हैं वहाँ से आप बात को पहुँचाने की कोशिश कीजिए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इन दी इंटीग्रिटी इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और इनका ये इंडेक्स है इन्हीं का। इंडिया स्टैंड्स वेरी लो, तो ये एक फैक्ट हो गया आपका, ठीक है, कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक बॉडी है जिसके इंडेक्स में हमारी पोजीशन काफ़ी लो है। ये एक स्टेटमेंट है। ब्रीफली डिस्कस द ब्रीफली लीगल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट हैव कॉज्ड द डिक्लाइन ऑफ पब्लिक मोरालिटी। तो अभी अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था पब्लिक मोरालिटी का, दिस वन 13 में आया था, इमोरलिटी इन पब्लिक अफेयर्स। सो मोरालिटी एक कॉमन टर्म है, कहीं पर भी पूछा जा सकता है। वापस आता हूं मैं क्वेश्चन पर। सो क्या बोला? इंटीग्रिटी इंडेक्स। अब ये इंटीग्रिटी आपका कहां है? अब आप देखोगे इस इंटीग्रिटी को आप दो जगह देख सकते हैं। वन इज देयर इन योर प्रियम्बल, प्रियम्बल में इंटीग्रिटी लिखा हुआ है, और दूसरा पेपर 4 में आप देखोगे आपका टाइटल ही है इंटीग्रिटी का। सो इस इंटीग्रिटी को दो जगह से आपको पकड़ना है। प्रियम्बल में इंटीग्रिटी दैट वाज इंसर्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976, ठीक है। देश इंटीग्रेटेड रहे, इंटीग्रेटेड इन सेंस ऑफ कंट्री, इन सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल इंटीग्रिटी इन थॉट्स ऑल्सो। क्लियर है? इन सारे एंगल से इंटीग्रिटी को देखने की जरूरत है। सो इंटीग्रिटी इंडेक्स, अब इंडेक्स में क्या है वो आप अलग से क्लास में पढ़ना। इंडिया स्टैंड्स वेरी लो। अब लो क्यों है? अब इसके लिए हमारे कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, लीगल फैक्टर्स। अब इसका मतलब कानून हमारे यहाँ कमज़ोर है, ठीक है, या कानून बने ही नहीं है, दो बातें। पॉलिटिकल फैक्टर्स, दैट मीन्स पॉलिटिकली लोग सही नहीं है, या हमारे पॉलिटिकल पर्सन्स में करप्शन है और वो सही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, उनमें इंटीग्रिटी की कमी है। और अभी आप देख पा रहे हो कि पॉलिटिकल फाइटिंग्स कितनी ज़्यादा हैं, आइडियोलॉजी है या नहीं इसका भी पता नहीं चल पाता। आप किस पर फेथ करें, किस पर नहीं करें। आपने वोट दिया किसी और पार्टी को, वो रातों रात दूसरी पार्टी में चला जाता है, पार्टी बदल लिया, लोग बदल दिए, है ना। जिसको जहां मौका मिला वहां पर एडजस्टमेंट चल रहे हैं। देन इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स में भी इंटीग्रिटी का प्रॉब्लम है, क्योंकि इकोनॉमिक कल्चर, अब यहां पर क्या हो रहा है कि हम कहीं पर भी बिजनेस एथिक्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स बिजनेस एथिक्स हमने साइड कर दिया है। इसका मतलब हुआ कि इकोनॉमिक फैक्टर के एस्पेक्ट पर हम कहीं पर भी मोरालिटी ग्राउंड्स पर काम नहीं करते हैं, प्रिंसिपल है नहीं। देन सोशली और कल्चरली हम कितने ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है ना, वहाँ पर भी हमने करप्शन पैदा कर रखा है। सो पब्लिक मोरालिटी, तो क्या हमारी सोसाइटल वैल्यूज़ नहीं दे पा रही है? क्या हमारा जो कल्चर है वो हमें, हमारे अंदर ईमानदारी इनकलकेट नहीं कर पा रहा है, ईमानदारी इंजेक्ट नहीं कर पा रहा है, पब्लिक मोरालिटी हमारे अंदर नहीं है। सो व्हाई दिस इज हैपनिंग? अब इन सभी टॉपिक्स को आप लोग अलग अलग पढ़ते हैं। सी,
यूपीएससी का मतलब ये नहीं है कि आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, इकोनॉमी पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ लिया, इनके बीच कोई रिलेशन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप कल्चर, सोसाइटी ये सब पेपर 1 में भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, इंडियन सोसाइटी में पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी वाले सोशियोलॉजी में पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी वाले अलग पढ़ रहे हैं, फिलॉसफी वाले अलग पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस अलग पढ़ रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप देखोगे सभी जगह पढ़ते हो, राइट फ्रॉम हिस्ट्री, है ना, राइट फ्रॉम इंडियन सोसाइटी, सोशियोलॉजी, हर जगह पर आप कल्चर, सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हो। सो इसीलिए ध्यान रखिएगा, यूपीएससी आपसे ये उम्मीद करती है कि इंटर सब्जेक्ट अप्रोच आपके पास क्या है, ओवरऑल आपके पास अप्रोच कैसा है, इन सारी चीज़ों को आप जोड़कर कैसे पढ़ते हो, कैसे आपस में चीज़ों को मिक्स करते हैं, उस एंगल से आपको समझना है कि बोला क्या जा रहा है। और ये कब होगा दोस्तों, जब आप लॉन्ग टर्म में चीज़ों को पढ़कर आते हैं, शॉर्टकट नहीं चलेगा। द इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको समझ में कैसे आता है, व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग, ओके, हाउ यू रिप्रेजेंट योर थॉट्स, how you are going to present your thoughts in the examination hall, okay, what kind of thoughts, how to present it, so these all are important factors। और इनको जब तक आप कैलकुलेट नहीं करेंगे माइन्यूट लेवल पर, ये चीज़ें परेशान करेंगे। अब आपको कल्चरल फैक्टर नहीं समझ में आ रहा है, सोशल फैक्टर नहीं समझ में आ रहा है, तो कैसे ये डील होगा? फिर आपको टॉप लिस्ट में जाना है, तो क्या टॉप लिस्ट तक आप पहुंच जाएंगे? सो दिस इज ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग हियर। अंदर से आपको क्या समझ में आ रहा है, तभी तो आप प्रेजेंट करोगे ना। जब ये टर्म्स क्लियर ही नहीं है, इसलिए कोशिश करो कि अपने बेसिक्स स्ट्रांग रखिए, और बेसिक्स स्ट्रांग रखकर आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। तो उस कंटेक्स्ट में चीज़ों को देखिए। सो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि दैट हैव कॉज द डिक्लाइन ऑफ पब्लिक मोरालिटी, इन सभी फैक्टर्स की वजह से। सो कहीं ना कहीं आपकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? सोशल कल्चर, है ना, इसको ऐसे उल्टे लेकर जाओ। जब उल्टे लेकर जाओगे तो आराम से पकड़ में आएगा, क्योंकि कल्चर और सोशल सबसे बेस है, फैमिली से स्टार्ट होता है। जब आप माँ की कोख से बाहर आते हैं, इस दुनिया में जन्म लेते हैं, तो वहाँ से चालू हो जाता है कि मदर क्या कर रही हैं, मदर आपको कैसे गाइड कर रही हैं। यदि हम महाभारत की स्टोरी से लेकर आएँ, तो अभिमन्यु अपने मदर के माँ की गर्भ में ही उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सीख लिया था। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा माँ के गर्भ में रहते हुए बहुत कुछ लर्न करता है। क्लियर है? तो क्या इसीलिए फिर हम बहुत सारी सीख देते हैं कि मदर्स को अच्छा होना चाहिए, तो क्या उन्हीं दिनों अच्छा होना चाहिए जब बच्चा गर्भ में, या हमेशा अच्छा होना चाहिए? और सिर्फ क्या माँ को अच्छा होना चाहिए, पिता को अच्छा नहीं होना चाहिए? घर में और पुरुष हैं, उन्हें अच्छा नहीं होना चाहिए? कि पुरुष जो है माँ को गाली देता रहे और अंदर जो बच्चा है वो खुश रहेगा, ऐसे कैसे हो सकता? तो उसकी भी मोरालिटी इंपॉर्टेंट है। पुरुष दारू पीकर आए, शराब पीकर आए, और वो सोचे कि मदर जो है वो रामायण पढ़ती रहे और वो शराब पीकर आए, तो ये चलेगा सिस्टम? नो, नॉट एट ऑल। क्लियर है? उस महिला पर अत्याचार हो रहा है और हम उम्मीद करें कि नहीं, उसका जो बच्चा है वो बढ़िया होना चाहिए क्योंकि वो कुल का दीपक है। तो ये कैसे पॉसिबल है? जब माँ यहाँ से टॉर्चर हो रही है, उसको दहेज के लिए टॉर्चर कर रहे हो, उसके बिहेवियर पर क्वेश्चन उठा रहे हो, उसके ऊपर बहुत सारा लोड आपने डाल दिया, और फिर आप उम्मीद करो कि सब कुछ अच्छा होना चाहिए, वो बच्चा भी वैसा अच्छा होगा, कैसे पॉसिबल है? जब आप इस कनेक्शन को मानते हैं कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं मिल पाया, तो इसका मतलब आप इधर भी विश्वास कीजिए ना। फिर धर्म ग्रंथों पर विश्वास है लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ों पर विश्वास नहीं, ऐसे कैसे हो सकता? जब उधर मान रहे हैं तो इधर भी मानिए प्रैक्टिकल लाइफ में, राइट? सो मदर अकेले मदर के होने से नहीं होगा, इकोसिस्टम चाहिए, कंप्लीट सिस्टम डिजाइन और डेवलप करना है, और वो गर्भ अकेले उसका इकोसिस्टम नहीं है। माँ का जो मेंटल लेवल है वो भी उसको डिसाइड कर रहा है, और माँ के मेंटल लेवल को हस्बैंड का मेंटल लेवल डिसाइड कर रहा है, हस्बैंड के मेंटल लेवल को सोसाइटी डिसाइड करी, फैमिली, सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन, एवरीथिंग। आप टीवी में न्यूज़ लगाकर सुन रहे हैं, न्यूज़ वाला चीखे जा रहा है वहाँ से, घटिया घटिया शब्दों में बात कर रहे हैं, नेगेटिव बातचीत। अब वहाँ मदर, वो प्रेग्नेंट मदर जो है वो सारा न्यूज़ सुन रही है, तो अंदर असर हो रहा है। आप मानते हैं तो हो रहा है, फिर साइंस कह रहा है कि हो रहा है, तो फिर हो रहा होगा ना। तो फिर आप बंद क्यों नहीं करते टीवी? फिर क्यों नहीं उसको बंद करते? उस बीमारी को मत देखिए, आप किताबें पढ़िए, बढ़िया बढ़िया किताबें पढ़िए। और ये परमानेंट हैबिट में क्यों नहीं हो सकता? एक ही दिन के लिए, जब बच्चे को बाहर आने के बाद और जिम्मेदारी बढ़ गई आपकी, तो चलिए थोड़ी देर अंदर घर में है तब तो कम सुन रहा है, कम देख रहा है, हम ऐसा मान लें। जब बाहर आ गया देन व्हाट? फिर क्या टीवी ऑन करना है? फिर वही वो चीखते चिल्लाते लोगों को सुनना है? सो ये कैसे हो सकता है? सो आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारी सोसाइटी से हम क्या लेकर आ रहे हैं, और ये इसका रूट वहीं से है।
ऐसा नहीं कि बच्चा बड़ा होकर ही सब सीख रहा है, वो बचपन से ही सीख रहा है। सो सोशलाइजेशन एक टॉपिक है, सोशियोलॉजी में आप पढ़ते हैं, वहां से ये चीजें कनेक्ट होती है। और जब एथिक्स में आप सोशलाइजेशन की वैल्यू नहीं समझते हो तो उस बंदे का जो डिसीजन मेकिंग है वो तो अफेक्ट हो रहा है उसके बैकग्राउंड से। ये फैक्टर कैसे आप बताओगे? आपको पता होना चाहिए ही इज अफेक्टेड बाय हिज सोसाइटी, हिज फैमिली वैल्यूज। आपको तो लिखा है ना पेपर 4 में, एथिक्स में लिखा हुआ है फैमिली एंड सोसाइटल वैल्यूज। सो वैल्यूज कैसे कनेक्ट हो रहे हैं ये भी तो चेक करो आप। और वो एक दिन का नहीं है, कोई जज जो डिसीजन देता है वो जज बनने के बाद का ही डिसीजन नहीं है, उसके पीछे से वो प्रेशर चला आ रहा है उसके ब्रेन में, उसकी सोसाइटी में क्या हुआ, फैमिली में क्या हुआ, यार दोस्तों के बीच क्या हुआ, उसका धर्म क्या है, उसका कल्चर क्या है, उसने किन चीज़ों को लर्न किया, वो कैसे देखा, मेनी थिंग्स। क्यों डिसीजंस में फ़र्क है? कानून तो एक ही पढ़ा है उन्होंने, फिर फ़र्क क्यों है इतना? तो आप देख पाते हैं डिसीजन मेकिंग में भी फ़र्क है, बिकॉज दे ऑल आर ह्यूमन बीइंग, मशीन नहीं है, रोबोट्स नहीं है, दे कैन नॉट बी प्रोग्राम्ड। इसीलिए उनका डिस्क्रिप्शन है उस पर कि कानून तो सेम है, फिर भी आप देखोगे फैसले अलग अलग हैं। ठीक है, 80-60% फैसले सेम है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जगह इंटरप्रिटेशन में फर्क है, क्योंकि मैंने चीजों को अलग चश्मे से देखा, आपने अलग चश्मे से देखा, क्योंकि चश्मा बना ही बैकग्राउंड से है। अब एक आदमी गीता कुरान पढ़ के पैदा हुआ, एक आदमी जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं कि उधर क्या लिखा है, तो दोनों के डिसीजन मेकिंग में फर्क हो सकता है, बिल्कुल फर्क हो सकता है। यदि वो पहले से एथिकल नहीं है तो आप अचानक जॉब में जाने के बाद किताब पढ़ा के, सिलेबस पढ़ा के आप एथिक्स उसके अंदर पैदा कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? नो, नॉट एट ऑल, राइट? सो इन दैट वे यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दी सोशल फैक्टर्स, व्हाट आर दी कल्चरल फैक्टर्स. Culture is always affected by the geographical factors. It is always affected by the geography. तो आपकी जैसी ज्योग्राफी कल्चर वैसा होगा, और उस कल्चर से आप मुंह नहीं मोड़ सकते क्योंकि आपने लर्न किया है। कोस्टल एरिया में हैं आप, तो कोस्टल एरिया का मौसम अलग होगा, जम्मू कश्मीर का अलग होगा, नॉर्थ ईस्ट का अलग होगा, सेंट्रल इंडिया का अलग होगा, साउथ का अलग होगा। बिहेवियर भी बहुत हद तक आपका डिसाइड होता है। सो रूटीन में जो कुछ भी आप कर रहे हैं, अब मान लो किसी जगह पर कल्चर आप देखेंगे, मुंबई का कल्चर कैसा है जनरली, वहाँ पर क्या है, कुछ तो बहुत 4 बजे उठ के ट्रैवल करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ ख़त्म ही 2 बजे रात को होती है, तो वो सोता 2 बजे है। तो आप देखोगे मुंबई के वर्क कल्चर में इस तरह की चीज़ें, मार्केट लोग 10 बजे मार्केट कर रहे होते हैं, शॉप्स खुली हुई हैं, तो उनकी मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन उस कल्चर का इम्पैक्ट उसके शेड्यूल पर पड़ता है। अब वो उठेगा ही 10 बजे सुबह, तो आप देखोगे उनका लेट शेड्यूल है। तो कई जगह पर इस तरह की चीज़ें कैलकुलेट होती है। मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, जनरलाइज नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ एग्जांपल दिया कि अलग अलग शहरों का अलग अलग कल्चर होता है। हर शहर अपने तरीके से सुबह उठता है, हर शहर का अलग कल्चर है। पहाड़ों में आप देखोगे सुबह जल्दी हो जाती है, वहाँ के लोग जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं। कोस्टल एरिया में शाम जल्दी हो जाती है, सब अपने अपने, आप किसी भी टूरिस्ट प्लेस में जाइए कोस्टल एरिया में, 5 बजे के बाद सारी एक्टिविटीज़ बंद, कहा नो अब नहीं, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। बिल्कुल डॉट उन्होंने 7 बजे सुबह बोला है तो 7 बजे गाड़ी लग जाएगी, आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर देखिए। तो इस तरह से उनका अपना डिसिप्लिन मेंटेन्ड है, उन्हें पता है हमें कैसे लाइफ को सस्टेन करना, राइट। सो ओवरऑल मैंने थोड़ा बैकग्राउंड में ले जाकर बात किया। सो पब्लिक मोरालिटी पर बात हो रही है। सो इन सारे फैक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए, 200 वर्ड्स में है, और यही सेम सिस्टम आप कहाँ ले जा सकते हैं, ऐसे राइटिंग में भी ले जा सकते हैं। सो इंटीग्रिटी का कोई एक फैक्टर नहीं, कोई एक इंजेक्शन नहीं कि आपने लगाया और हमारा सिस्टम ठीक हो गया, नो, नॉट पॉसिबल, राइट। सो ये पूरे बैकग्राउंड को समझ के आपको आंसर देना है। ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, सो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर तो है, वो कैसा है, ट्रेडिशनल है। एंड कल्चर, ओके, सो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड कल्चर हैव हैम्पर्ड द प्रोसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, दिस इज द कीवर्ड, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब बोल रहा है कल्चर एंड ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, तो इन दोनों में प्रॉब्लम है, ठीक है ना, हैव बीन हैम्पर्ड द प्रोसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक। अब इस डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि सोसाइटी में मोरालिटी, सोसाइटी का कल्चर, सोसाइटी के प्रोसेस, सोसाइटी का जो एथिकल स्टैंडर्ड है, एंड इकोनॉमिक, उसके बेसिस पर इकोनॉमिक सिस्टम। तो जब आपका सोशल, जैसे आप प्रियम्बल में पढ़ते हैं, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सो रोटी कपड़ा और मकान का रिलेशन सोशल एस्पेक्ट से, उस रोटी कपड़ा और मकान को बनाए रखने का जो डेली रूटीन है, दैट इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक फैक्टर्स। सो वो आपका इकोनॉमिक फैक्टर है,
मतलब रोटी कपड़ा मकान परचेस करने की कैपेसिटी, या तो आपको रोजगार मिल जाए या बिजनेस करने का मौका मिल जाए, क्लियर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं वहाँ सक्सेस मिल जाए, किसी भी तरह से आपका जो इकोनॉमिक सर्वाइवल है वो होना चाहिए। और नहीं हो पाए तो फिर हमें लाइवलीहुड मिशन चलाना पड़ता है, मनरेगा चलाना पड़ता है, डीपीएसपी के प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं, क्लियर है। सो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, अब ये हैम्पर क्यों हुआ? ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। तो अब आप मान लो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला टीचर आपको नहीं पढ़ाता है ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, तो आप कैसे पढ़ेंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरे टीचर नहीं पढ़ा रहे, लेकिन आप ये टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर कैसे होगा? सो गवर्नेंस या एथिक्स में ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है। और जब तक आप वेबर के ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ेंगे, मैक्स वेबर को नहीं पढ़ेंगे या क्लासिकल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, तो एटलीस्ट टीचर आपको पूरा पबेड नहीं पढ़ाएगा, लेकिन ब्रीफ तो करेगा कि जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था और मॉडर्न सिस्टम है जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट तक हम लाते हैं, पूरी जर्नी को एक इवॉल्व करना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इवॉल्व के रूप में देखना है। सो उसके इवोल्यूशन को समझना पड़ेगा आपको, और नहीं समझेंगे तो कैसे डिफाइन होगा व्हाट डज इट मीन बाय ट्रेडिशनल पब्लिक स्ट्रक्चर और मॉडर्न क्या है? आप बताओ, जीएस की किस किताब में लिखा हुआ है? ना पॉलिटी में लिखा है, ना लक्ष्मीकांत में मिलेगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी से निकलकर क्वेश्चन आ रहा है, क्लियर है। सो आपके जीएस का क्वेश्चन है, सो वो प्रॉब्लम है। देन कल्चर, अब कल्चर क्यों, कौन सा वाला कल्चर? ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक कल्चर, तो ऑफिस का कल्चर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी पर ये क्वेश्चन है कि ब्यूरोक्रेसी ने हैम्पर किया, उसके जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसने हैम्पर किया। अब ट्रेडिशनल सिस्टम कैसा है? रूल बेस्ड, they are not changing themselves according to the situation, according to the changing environment. That means 1991 के बाद जो रिफॉर्म आना था, न्यू इकोनॉमिक चेंज की बात करते हैं आप, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करते हैं, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं 91 में, उसी को आप न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में पढ़ते हैं आप, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। इकोनॉमी में आप अलग, मतलब दोनों टॉपिक आपस में कनेक्टेड हैं। अब वहाँ से एक्सपेक्टेड था कि आपके अंदर चेंज आना चाहिए, अब वो चेंज नहीं आया वो चेंज नहीं आया, देन क्या करें? तो वो जो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर और कल्चर है वो काम को रोकता है, काम को फैलाता है। वो सैलरी ले रहा है, काम नहीं कर रहा है, ऐसी उसकी इमेज है। वो अपने काम को बढ़ा रहा है, इन्फ्लेट करता है, क्लियर है। और वो टाइम पास करता है, वो करप्शन में इन्वॉल्व है, वो काम नहीं करने की प्रवृत्ति रखता है, और उसके पास टारगेट नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो एथिकल नहीं है, ढेर सारी बुराइयां हैं उसके अंदर, ढेर सारी बीमारियां हैं। जब हम प्राइवेट को इन्वॉल्व करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करें या प्राइवेट सिस्टम की बात करें या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को लाने की बात करें या मार्केट को लाने की बात करें या कैपिटलिज्म की बात करें या मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें, ये सारे टॉपिक आपस में कनेक्टेड हैं। हमारा वेलफेयर स्टेटस है एज इट इज़, बट सोशलिज्म में थोड़ा कैपिटलिज्म का छौंक लगाना है और प्राइवेट को लेकर आना है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन चाहिए हमें, क्योंकि हमें मॉडर्न पब्लिक स्ट्रक्चर। सो आप देखोगे आधार प्रोजेक्ट में हमने क्या किया, नंदन नीलेकनी साहब को लेकर हम आए, और ही वाज फ्रॉम इन्फोसिस, उसके सीईओ थे। और हमने क्यों इसे हम डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन कहते हैं, हमने ब्यूरोक्रेसी, प्योर ब्यूरोक्रेसी को नहीं दिया, किसी आईएएस को नहीं बैठाया, क्योंकि आईएएस के बारे में यही कहा जाता है कि ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर इज प्रॉब्लम फॉर इंडियन डेवलपमेंट। इंडिया का डेवलपमेंट प्रॉब्लम में आता है उसके बिहेवियर से। दे आर नॉट वेरी स्मार्ट, दे आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज़। हाँ, कुछ जगह आपको बेनिफिट दिखाई देगा बिकॉज वो टेक्नोक्रेट है, टेक्निकली ही इज़ वेरी साउंड, उसे अपने फील्ड का नॉलेज है, और हमारे यहाँ जनरलिस्ट अप्रोच है, जबकि फॉरेन कंट्री में स्पेशलिस्ट अप्रोच ज़्यादा काम करता है। ये झगड़ा ब्रिटेन से निकला और हमारे देश में भी आ गया। तो जर्नलिस्ट जनरली वो काम नहीं कर सकते जो स्पेशलिस्ट कर सकता है। आप देखोगे कोई IITian, कोई IIM जब IAS की पोस्ट को संभाल रहा है तो उसके काम करने का तरीका अलग होता है। और कमीशंस ने भी कहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशंस ने, किस तरह से हमें लोग चाहिए। तो आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा कि सिनारियो चेंज कैसे हुआ, 91 के बाद हमें किस तरह के ब्यूरोक्रेट्स मिले। और जब आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करें हैं, सो अब आप देखोगे कि कंसल्टेंसी का सिस्टम है। अब ब्यूरोक्रेसी का अपना ब्रेन काम नहीं कर रहा है, उसने क्या क्या उठाकर कंसल्टेंसी से कंसल्ट कर लिया, प्राइस वाटर कूपर या फिर अर्नेस्ट एंड यंग, EY, ऐसे कई जगह पर ये लोग काम कर रहे हैं। कई स्टेट गवर्नमेंट में ये एडवाइस करते हैं और उनके ब्रेन से फिर ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है। वो सारा डिज़ाइन करके वो देता है और देन ब्यूरोक्रेट उस पर एक्ट करते हैं। अकाउंटेबल हुआ तो वो एजेंसी वाला हुआ, उसको पैसा दे रहे हो आप, तो फिर ब्यूरोक्रेसी किस लिए है? इसलिए कि बस साइन करना है। तो हमें एक्सपर्टीज चाहिए,
तो इस क्वेश्चन का क्रक्स यही है, बाकी इसे आप डिटेल पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा। अभी तो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डील कर रहा हूँ। सो इस तरह से हम इसको देखते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस का एनालिसिस, और इसके बाद हम 17 पर चलते हैं।